उम्मीद से काफ़ी सिंपल निकली। दरअसल उसे लगा था कि इसका नाम कुछ गॉड किलिंग पॉइजन जैसा होगा। ट्रेट मिलने के बाद सीवू को अजीब सा महसूस हुआ। जितनी कोशिश की उसे अपने अंदर कोई बदलाव महसूस ही नहीं हुआ। सीवू सोचने लगा, अगर हाइड्रा का जहर बाइल और ब्लड से बनता है तो क्या इसका मतलब अब उसका खून भी जहरीला हो गया है? जैसा कि उम्मीद थी, सीधा टेस्ट करना ही सबसे तेज तरीका था। डेविल हाउंड्स के B+ डंजन के अंदर डेविल हाउंड के साथ सीवू जो कर रहा था उसे देखकर किम यीजून को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सीवू को डेविल हाउंड को तड़पाते हुए देखकर किम यीजून ने पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है। सीवू ने किम यीजून से पूछा कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन 1 सेकंड बाद ही उसे समझ आ गया कि मामला क्या है और उसने जवाब दिया कि उसे बस कुछ चेक करना है। सीवू ने अपनी उंगली निकाली और उसे डेविल वुल्फ के मुंह के पास ले जाकर अपना खून टपकाया। जैसे ही सीवू के खून की एक भी बूंद डेविल वुल्फ की जीभ को छुई, वो उसी पल पूरी तरह शांत हो गया। सीवू उत्साहित हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसका खून सच में जहरीला बन चुका था। किम यीजून ने माना कि वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि सीवू के दिमाग में आखिर चलता क्या है। अब जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था, सीवू ने किम यीजून से पूछा कि उन्होंने जो हर्ब्स इकट्ठा किए थे उन्हें उसने कहाँ रखा है। पीछे उगी घास की ओर इशारा करते हुए किम यीजून ने कहा कि उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया है। सीवू ने पूछा कि उसने उन्हें अलग क्यों रख दिया। किम यीजून ने जवाब दिया कि उसने उन्हें अलग नहीं रखा बल्कि फेंक दिया है। फिर किम यीजून ने समझाया कि उसकी सुपर रिजेनरेशन की एकमात्र कमजोरी जहर है, इसीलिए उसे पॉइजनस प्लांट्स के बारे में काफी जानकारी है। जब किम यीजून ये सब बता रहा था, सीवू उसके पास से गुजरते हुए झुका और घास को ध्यान से देखने लगा। सीवू को पॉइजनस प्लांट को जांचते देख किम यीजून ने बताया कि अगर वो उसे खा ले तो उसके अंदर के अंग 1 घंटे के भीतर पिघल सकते हैं। किम यीजून की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीवू ने ऐसा काम किया जिससे किम यीजून पूरी तरह सन्न रह गया। सीवू ने बस पॉइजनस प्लांट उठाया और उसे खाने लगा। घबराकर किम यीजून ने पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या उसका पेट पिघलना शुरू हो गया है। सीवू ने पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है और कहा कि ये घास बस थोड़ी कड़वी है। सीवू को खुशी हुई कि उसने हाइड्रा के चैनल को सब्सक्राइब किया था। आखिरकार सिर्फ एक पौधा खाने से ही उसकी स्किल 0.02% बढ़ गई थी। सीवू ने अंदाजा लगाया कि हाइड्रा का डेडली पॉइजन बाकी सारे जहरों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे पौधे का जहर उसे अंदर से नष्ट करना चाहता है, लेकिन हाइड्रा के डेडली पॉइजन ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। यानी वो जहर से जहर को मार रहा था। अगर उसे अपने शरीर की पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो उसे डेडली पॉइजन स्किल को और बढ़ाना होगा ताकि पॉइजन रेजिस्टेंस और मजबूत हो सके। सीवू ने किम यीजून से पूछा कि क्या वो अपनी बहन से और पॉइजनस प्लांट्स के बारे में पूछ सकता है। ये सोचकर ही डरते हुए कि ये सब कहाँ जा रहा है, किम यीजून ने वादा किया कि वो सून से बात करेगा। तभी किम यीजून को अचानक कुछ याद आया। उसने सीवू से कहा कि वो उससे काफी समय से कुछ पूछना चाहता था। क्या ये सच है कि उसने मास्टर ऑरेलियन और अपनी बड़ी बहन हान चेरिन को S रैंक हंटर्स के साथ मिलकर बचाया था? ये सुनकर सीवू चौंक गया और उसने पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। किम यीजून ने कहा कि वो कैसे नहीं जान सकता। आखिरकार मीडिया इस खबर को लेकर पागल हो चुका था। फिर किम यीजून मुस्कुराया और अंगूठा उठाते हुए बोला कि उससे यही उम्मीद थी, उसके ह्यूंगनिम से। किम यीजून ने यह भी बताया कि उसने सुना है कि इस मामले का कल्प्रिट एक S रैंक हंटर था और यहाँ तक कि बड़ी बहन हान चेरिन भी घायल हुई थी। सीवू ने उसे रोकते हुए पूछा कि वो हान चेरिन को अपनी बड़ी बहन क्यों बुला रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि वो उससे छोटा है? किम यीजून ने जवाब दिया कि हाँ, वो उससे 1 साल छोटा है। वो 20 साल का है जबकि हान चेरिन 21 साल की है। ये सुनकर सीवू थोड़ा हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि चेरिन इतनी छोटी है। किम यीजून को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा कि उसे ये सब कैसे नहीं पता। सीवू ने जवाब दिया कि ये कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है। किम यीजून ने पूछा, कैसे जरूरी नहीं है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? अचानक टोन बदलते हुए सीवू ने पूछा कि वो कैसी बकवास कर रहा है और आखिर कब से हान चेरिन उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। किम यीजून ने उसे याद दिलाया कि हाउस वार्मिंग पार्टी में उन्होंने हाथ पकड़े थे। सीवू ने पूछा, तो क्या सिर्फ डेटिंग करने वाले लोग ही हाथ पकड़ सकते हैं? किम यीजून ने उसे चुप रहने को कहा और याद दिलाया कि लड़के और लड़की के बीच दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। सीवू ने पलटकर कहा कि फिर वो और किम सोयोन क्या हैं? कुछ शक करते हुए सीवू ने पूछा कि क्या किम यीजून की कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है? किम यीजून ने सीधा जवाब दिया, नहीं। सीवू ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो जितनी भी लड़कियों को जानता है सब उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं? किम यीजून ने कहा नहीं, क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं। सीवू ने पूछा कि क्या वो सच बोल रहा है? किम यीजून ने जवाब दिया कि हाँ। सीवू ने पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है? इस पर किम यीजून ने पूछा कि इसमें अविश्वसनीय क्या है? फिर किम यीजून ने सीवू से पूछा, अगर वो अपनी बड़ी बहन हान चेरिन को डेट नहीं कर रहा तो क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? सीवू ने अचानक नजरें फेर लीं और कांपती आवाज में जवाब दिया कि वो। उसी पल
किम यी-जून और सीवू डंजन के एग्जिट पर आकर एकदम जम गए। जैसे ही दोनों को एक दूसरे की बात समझ आई, वे अचानक फूट फूट कर रोने लगे। किम यी-जून चिल्लाया कि आज वे सियोल के सारे डंजन्स रेड करेंगे। सीवू ने तुरंत सहमति जताई और पूछा कि अगला डंजन कौन सा होगा। कुछ समय बाद सीवू के घर पर पॉइजनस प्लांट्स चबाते हुए सीवू सोच रहा था कि आखिर कौन सी पॉइजनस हर्ब्स 200 मिलियन वन तक की हो सकती हैं। फिर भी सिर्फ पॉइजनस हर्ब्स खाने से ही उसकी स्किल तेजी से बढ़ रही थी और वो अब 1.7% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में मौजूद सारे पॉइजनस हर्ब्स की कुल कीमत करीब 200 मिलियन वन थी। ये साफ तौर पर बहुत ज्यादा था और अगर वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तक इन्हें खरीदता रहा तो सिर्फ दवाइयों पर ही उसे हर महीने 500 मिलियन वन खर्च करने पड़ेंगे। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने सीवू को नोटिफाई किया कि उसने एक बेसिक एलिक्सर बना लिया है और साथ ही एलिक्सर प्रेपरेशन की बेसिक्स भी सीख ली हैं। एलिक्सर शब्द देखकर सीवू काफी हैरान हो गया। कहा जाता है कि एक एलिक्सर की मदद से तो एक आम इंसान भी एस रैंक हंटर बन सकता है। जैसा कि सामने आया, ये सच था कि जहर को संभालना ही असल में डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन की सच्ची कला है। इसके साथ ही डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन में उसकी मास्टरी 5.8% बढ़ गई और कुल 55.88% तक पहुंच गई। लेकिन अब सीवू को एक नई परेशानी सताने लगी। उसने खुद से पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि अब उसे इसे पीकर देखना चाहिए? जो भी इस एलिक्सर को देखेगा वही पूछेगा कि क्या ये वाकई पीने के लिए सेफ है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये फिर भी एक एलिक्सर था। खुद से कहते हुए ऑल और नथिंग, सीवू ने ताज़ा बनाया हुआ एलिक्सर एक ही बार में गटक लिया। अगले ही पल सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने बेसिक एलिक्सर कंज्यूम कर लिया है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अगले ही सेकंड सीवू ने पूरा एलिक्सर उल्टी करके बाहर निकाल दिया। अगर वो चीज़ अकेले जहर नहीं थी तो जो उसने बनाया था वो तो प्योर डेडली पॉइजन था। उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए सीवू ने शिकायत की कि ये एलिक्सर इतना गंदा टेस्ट क्यों करता है। आखिरकार ये तो सिर्फ हर्ब्स से ही बना था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि डेडली पॉइजन स्किल 0.5% बढ़कर 2.2% हो गई है। लेकिन जिस चीज़ ने सीवू का ध्यान खींचा वो ये थी कि उसकी सुपर पावर स्किल अचानक 12% बढ़कर 30.14% हो गई। इसका मतलब था कि वो अब धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना शुरू कर चुका है। इसी दौरान उसकी इनसाइट भी 0.05% बढ़कर 62.95% हो गई। ये देखकर सीवू पूरी तरह चौंक गया। उसने सोचा, क्या इतना भयानक टेस्ट झेलने से उसके दिमाग को कोई नई एनलाइटनमेंट मिल गई? सीवू समझ गया कि अगर उसे लिमिट्स के आगे बढ़ते रहना है तो उसे अब आगे से ये पीना ही पड़ेगा। लेकिन एक सवाल था, शरीर के लिए अच्छी चीजें हमेशा इतनी खराब टेस्ट वाली क्यों होती हैं? मानो ये यूनिवर्स का कोई अटल नियम हो। यूनिवर्स के नियम, ये सोचते ही सीवू को कुछ याद आया। क्या वो आइसिस की एसएस रैंक रियलिटी मैनिपुलेशन से टेस्ट नहीं बदल सकता? अगर वो रियलिटी मैनिपुलेशन इस्तेमाल करे तो एलिक्सर का टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा और साथ ही उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल भी बढ़ेगी। ये तो बढ़िया आइडिया था, तो फिर ट्राई क्यों ना किया जाए। ये सोचते हुए सीवू ने एलिक्सर उठाया। रियलिटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके उसने एलिक्सर का टेस्ट मीठी कोला जैसा बनाने की कोशिश की। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हुआ, उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल 0.15% बढ़ गई। ये देखकर सीवू की सांस अटक गई। क्या टेस्ट में इतना सा बदलाव इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है? भले ही टेस्ट पूरी तरह न बदले, फिर भी उसे यह करना ही पड़ेगा। सीवू ने एलिक्सर का एक घूंट लिया। अगले ही पल उसने मुंह खोल दिया और एलिक्सर बाहर गिरने लगा। टेस्ट अब भी बेहद खराब था। असल में वो बस ओरिजिनल टेस्ट में थोड़ी सी सोडा मिला पाया था। इसका मतलब था कि उसकी स्किल अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि टेस्ट को पूरी तरह बदल सके, लेकिन कम से कम अब ये थोड़ा सा सोडा जैसा लग रहा था। अचानक सीवू को फिर से मतली महसूस हुई। वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर से उल्टी करने लगा। कुछ देर बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने एक फूड एडिटिव बना लिया है। इसके तुरंत बाद हाथ में मग लेकर सीवू ने आवाज लगाई, सीओआ, दवा लेने का टाइम हो गया है। पेंट से लथपथ सीओआ दरवाजे के पीछे से झांकी और पुरानी बुरी यादों से कांपते हुए बोली, दवा? सीवू ने उसे मग दिया और कहा कि ये अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, बस एक ही बार में पी लेना। सीओआ ने मग लिया और घुटनों के बल बैठ गई। सीवू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? सीओआ ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर अचानक उसने सब कुछ के लिए धन्यवाद कहा और दवा एक ही घूंट में पी गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सीओआ ने शिकायत की, ये दवा जिम क्लास के बाद पहने हुए मोज़ों जैसी टेस्ट कर रही है। सीवू ने पूछा, तुमने कभी सच में मोज़े खाए हैं क्या? सीओआ तुरंत बोली, नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी। ये सुनकर सीवू मुस्कुरा दिया। अब वो पक्का जान गया था कि सीओआ की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और उसकी डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन मास्टरी भी अब 50% से ऊपर पहुंच चुकी थी। वो अभी उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि 1 साल के अंदर वो सीओआ की बीमारी ठीक कर देगा। तभी फेनरीर भौंकने लगा और कुछ पीने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर सीवू ने देखा कि फेनरीर बचा हुआ सारा ब्रॉथ चाट चुका था और पूंछ हिला रहा था। उसी समय सीवू के स्मार्टफोन पर अलर्ट आया, अनऑथराइज्ड पर्सन डिटेक्टेड। सीवू ने सोचा, अब कौन हो सकता है? दरवाजे पर आए व्यक्ति ने अचानक आने के लिए माफी मांगी। उसने अपना परिचय दिया,
मैं हान चेरिन का सेक्रेटरी कांग मिंजे हूँ। सिवू ने उसे अंदर आने दिया। अंदर आते ही कांग मिंजे ने कहा कि उसे पता चला है कि मास्टर ऑरेलियन वापस फ्रांस लौट चुके हैं। सिवू को याद आया कि ऑरेलियन ने कहा था कि वो लगभग 2 हफ्तों में कोरिया लौटेगा, लेकिन शायद वो आज या कल ही आ जाएगा। कांग मिंजे ने कहा कि वो समझ गया। सिवू ने पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? थोड़ा परेशान सा दिखते हुए कांग मिंजे बोला कि वो दरअसल यंग लेडी की मदद मांगने आया है। उसने बताया कि बचपन से ही वो सब कुछ खुद पर लेने की कोशिश करती रही है और लगातार लोगों के हमलों का सामना करती आई है। इसी वजह से वो इतनी डेस्परेट होकर स्ट्रांग बनना चाहती है ताकि उसे यकीन हो सके कि उसके आसपास के लोग उसे फिर से छोड़कर नहीं जाएंगे। सिवू ने कहा कि शायद यही वजह है कि हान चेरिन अपनी फीलिंग्स बहुत कम एक्सप्रेस करती है। कांग मिंजे ने कहा कि किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद से वो रोज 20 घंटे से भी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है। ये सुनकर यहाँ तक कि हरक्यूलिस के साथ ट्रेनिंग झेल चुके सिवू को भी मानना पड़ा कि ये बहुत ज्यादा है। ये ट्रेनिंग नहीं, सीधा अपने शरीर को ओवरलोड करना है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो उसका शरीर डैमेज हो जाएगा और उसकी ग्रोथ और भी स्लो हो जाएगी। सिवू ने सीओआ को बुलाया और कहा कि वो हान चेरिन से मिलने जा रहा है। सीओआ दरवाजे के पीछे से झांकी और बोली कि वो जा सकता है और उससे ये भी कहा कि हान चेरिन से कह दे कि अगर वो दोबारा मिलने आए तो वो उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। इसके बाद सिवू ने कांग मिंजाए से पूछा कि क्या वे एसएच हंटर गिल्ड के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल जा सकते हैं। बिना रुके हान चेरिन अपनी कठोर ट्रेनिंग जारी रखे हुए थी। भले ही उसके हाथ उसके अपने खून से ढके हुए थे, वो खुद से बार बार कह रही थी कि वो अभी रुक नहीं सकती। उसे और मजबूत बनना था, उसे मजबूत बनना ही था और सिर्फ तभी वो लोगों की रक्षा कर पाएगी। हान चेरिन आगे झुकी और सामने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक मारी। उसे विश्वास था कि सिर्फ तभी लोग उसे दोबारा नहीं छोड़ेंगे। हान चेरिन बार बार खुद से दोहराती रही कि वे उसे पीछे नहीं छोड़ेंगे और ठीक उसी पल वो थकावट के कारण गिर पड़ी। लेकिन आखिरी क्षण में सिवू ने उसे पकड़ लिया। ऊपर देखते हुए हान चेरिन चौंक गई जब उसने सिवू को देखा। कई साल पहले हान तैसान ने हान चेरिन से कहा था कि अगले दिन से वो अलग रहने लगेगी। कांग मिंजे ने चेयरमैन से विनती की थी कि वो हद पार कर रहे हैं क्योंकि वो अभी उस उम्र में थी जहां उसे सुरक्षा की जरूरत थी। लेकिन हान तैसान ने समझाया कि जब तक हान चेरिन उनके ब्लड लाइन को ढो रही है उसे अनगिनत खतरों का सामना करना ही पड़ेगा और अगर वो उन्हें पार नहीं कर पाई तो भविष्य में वो उनसे कैसे निपटेगी। उस समय हान चेरिन सिर्फ 13 साल की थी। हान तैसान ने कहा कि कल से वो मैंशन छोड़ देगी और हान चेरिन ने हामी भर दी। ये उस समय की बात है जब वो उनकी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। हान चेरिन से पूछा गया कि क्या उसे होश आ गया है। सिवू की आवाज़ पहचानते ही वो अचानक उठ बैठी और पूछा कि वो यहाँ क्यों है। सिवू ने पूछा कि वो कैसी महसूस कर रही है और क्या सब ठीक है। हान चेरिन ने चुपचाप नजरें झुका लीं, फिर कांप को दबाते हुए बोली कि वो ठीक है। सिवू ने कहा कि ये सुनकर अच्छा लगा और फिर पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे अभी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। हान चेरिन ये सुनकर हैरान हुई और पूछा, अभी? सिवू ने समझाया कि क्योंकि उसने कहा कि वो ठीक है तो उसे लगा कि वे तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। फिर उसने पूछा कि क्या वो अब भी ठीक महसूस नहीं कर रही है। अगर कुछ गलत हो तो वे अगली बार ट्रेनिंग कर सकते हैं। हान चेरिन ने तुरंत मना कर दिया और फिर से कहा कि वो ठीक है। वो खुद से कहती रही कि उसके पास आराम करने का समय नहीं है। हान चेरिन ने कहा कि वो तैयार है तो वे शुरू कर सकते हैं। सिवू के पीछे चलते हुए हान चेरिन उस जगह को देखकर हैरान रह गई जहां वो उसे ले आया था। वो वही सीओ फैमिली स्मिथी थी जहां सिवू काम करता था। सिवू ने कहा कि आज की लेसन यहीं होगी। अंदर जाते हुए हान चेरिन ने उसे याद दिलाया कि सिवू के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग करनी थी। इस पर सिवू ने समझाया कि आज की लेसन मेटलर्जी पर होगी। ये सुनकर हान चेरिन काफ़ी हैरान हुई। फिर सिवू ने कहा कि ये भी उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। थोड़ा सोचने के बाद हान चेरिन ने कहा कि वो समझ गई। सिवू ने हान चेरिन को बताया कि इक्विपमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मेटल मटेरियल्स को स्मेल्ट करना पड़ता है। हीटिंग के बाद मेटल को हैमर से मारकर इम्प्योरिटीज हटाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को फॉर्जिंग कहा जाता है। सिवू ने पूछा कि क्या वो इसे आजमाना चाहेंगी। हान चेरिन ने ब्लैकस्मिथ ग्लव्स पहने और कहा कि वो समझ गई है। उसने मेटल पर वार किया। हान चेरिन ने लाल गरम मेटल इंगॉट पर लगातार वार करना शुरू किया, धीरे धीरे उसे शुद्ध करते हुए। लेकिन जब वो पूरी हुई तो उसे मानना पड़ा कि नतीजा अच्छा नहीं था। सिवू ने समझाया कि समस्या ये थी कि मेटल सही टेम्परेचर पर नहीं था। अगर मेटल पूरी तरह गर्म होने से पहले उस पर हैमर चलाया जाए तो वो अजीब तरह से मुड़ने लगता है और पूरी तरह बेकार हो जाता है। सिवू ने दूसरा इंगॉट तैयार किया और पूछा कि क्या वो फिर से कोशिश करना चाहेंगी। बिना कुछ कहे हान चेरिन ने दोबारा हथौड़ा उठाया। उसने फिर से लाल गरम मेटल को शुद्ध करना शुरू किया। लेकिन जब उसने दूसरी बार का नतीजा देखा तो वो चौंक गई। सिवू ने समझाया कि इक्विपमेंट की क्वालिटी यूज किए गए मेटल पर निर्भर करती है।
अगर इसे इंसान से तुलना करें तो ये टैलेंट जैसा है, लेकिन अच्छे इक्विपमेंट के लिए इम्प्योरिटीज हटाने की प्रक्रिया जरूरी है। इंसानी नजरिए से मेटल स्मेल्टिंग को एफर्ट भी कहा जा सकता है। इस मायने में मिस हान चेरिन एक बेहतरीन मेटल हैं, लेकिन चाहे मेटल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे पूरी तरह गर्म होने से पहले हैमर से मारा जाए तो वो नष्ट हो जाता है। किसी चीज के पीछे डटे रहना निस्संदेह सराहनीय है, लेकिन ठंडे मेटल को फॉर्ज करना टैलेंट को बर्बाद कर देता है, ठीक उसी मेटल की तरह जिसे उसने अभी फॉर्ज किया था। सीवो ने माना कि उसकी नज़र में मिस हान चेरिन दुनिया की सबसे बेहतरीन मेटल है, लेकिन सबसे बेहतरीन मेटल को सबसे मजबूत बनने के लिए लंबे समय तक भयंकर आग सहनी पड़ती है। सीवो ने माना कि वो ये तक कल्पना नहीं कर सकता कि उसे खुद को इतना जोर देने पर मजबूर करने वाली चीज क्या है। सेक्रेटरी कांग मिंजे शायद चाहते थे कि हान चेरिन अपनी ऑब्सेशन से मुक्त हो जाए, लेकिन वही ऑब्सेशन उसे आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। ये उस आग की तरह है जो हान चेरिन नाम के मेटल को गर्म करती है। ये आग बुझाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब समय है कि वह उसी आग से खुद को पर्याप्त गर्म करे। खुद को हैमर से मारना अगला कदम है। सीवू ने उससे कहा कि ज्यादा चिंता न करे, क्योंकि अगर उसके आसपास के सभी लोग उसे छोड़ दें, अगर पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे, अगर वो खुद से भी मुंह मोड़ ले, तब भी वो उसके साथ रहेगा। हालांकि सीवू ये भूल नहीं सका कि आखिर में उसे उससे हर महीने 20 बिलियन वन ट्यूटरिंग फी भी लेनी है। हान चेरिन मुस्कुराई और दिल से मिस्टर सीवू को धन्यवाद कहा। सीवू ने कहा कि आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ याद आया और उसने हान चेरिन का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी शर्मिंदा हान चेरिन से सीवू ने कहा कि वो एक पल रुक जाए। फिर उसने एक ब्रेसलेट निकाला और कहा कि ये लेसन का स्पेशल गिफ्ट है। सीवू ने उससे इसे पहनने को कहा। हान चेरिन ने ब्रेसलेट लिया, उसे देखा और पहन लिया। उसने वादा किया कि वो इसे हमेशा पहनेगी और दिल से सीवू को धन्यवाद दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सीवू ऑकवर्डली मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि गिफ्ट कुछ ज्यादा ही सिंपल है, लेकिन अब कुछ बदलना सब बेकार कर देता। थोड़ा सोचने के बाद सीवू ने हान चेरिन से कहा कि क्या वो अपना हाथ फिर से आगे बढ़ा सकती है। हान चेरिन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मान गई। संभव मानते हुए सीवू ने ब्रेसलेट पर रियलिटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया। जैसे उसने जो बुक्चियों की ट्रेड से सुपर स्पीड का नया उपयोग खोजा था, और जैसे मून टेबियम ने एम्पलीफाइंग मैजिक सर्कल से अपनी ट्रेड की पावर बढ़ाई थी, उसी तरह जब उसने सब कुछ अप्लाई किया तो सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सीवू ने एम्पलीफिकेशन का कॉन्सेप्ट इम्प्रिंट कर दिया है। सीवू के खत्म करते ही हान चेरिन ने साफ महसूस किया कि जैसे कुछ बदल गया हो। एक्सपेरिमेंट के बाद सीवू की रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल 5.3% बढ़कर कुल 7% हो गई। सीवू खुद हैरान था कि ये सच में काम कर गया, भले ही उसे ये ठीक ठीक पता नहीं था कि एनहांसमेंट कितना हुआ है। हान चेरिन ने वादा किया कि वो आज की लेसन को कभी नहीं भूलेगी। इसके बाद उसने माना कि उसे हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए और अपनी कंडीशन के हिसाब से 1-2 दिन आराम करना बेहतर रहेगा। सीवू ने उसे याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हान चेरिन ने आज के लिए धन्यवाद कहा और फौज से चली गई। अब ये साफ हो गया था कि सीवू एनहांसिंग इनग्रेविंग्स वाले इक्विपमेंट बना सकता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने लिए बनाए गए इक्विपमेंट पर भी यही कर सकता है, और उससे भी आगे? क्या इसका मतलब ये है कि गॉड ट्यूब की ट्रेड्स तक एनहांस की जा सकती हैं? जियम चेओंगयू को ये सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि मास्टर ऑरेलियन वापस कोरिया आ चुके हैं। सेक्रेटरी ने बताया कि ये सच है। जियोम चेओंगयू को याद आया कि ऑरेलियन तो हाल ही में फ्रांस लौटे थे, तो फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि शायद मास्टर ऑरेलियन सीवू से मिलने आए हैं। ये सुनकर एस रैंक हंटर की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ गई। उससे याद आया कि ये आदमी हाल ही में मीडिया में हर जगह छाया हुआ था, लेकिन असल में वो है कौन? ली येजुन ने पूछा कि क्या मास्टर ऑरेलियन सच में सिर्फ उसी आदमी से मिलने आए हैं? सीओ फैमिली स्मिथी में कुछ समय तक यहाँ काम करने के बाद सीवू ने एन्चांटेड ब्रेसलेट्स के कई बॉक्सेस बना डाले। इससे उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल 6% और रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल 38% तक बढ़ गई। ब्रेसलेट्स के इस ढेर को देखते हुए सीवू सोचने लगा कि क्या अब रुक जाना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरीज बनाने और एनग्रेव करने के बाद उसने 2 बातें समझीं। पहली, जब वही एनग्रेविंग अलग अलग ब्रेसलेट्स पर लगाई जाती है, तो जिन ब्रेसलेट्स की बेस क्वालिटी ज़्यादा होती है उनमें इफेक्ट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे उसकी डिवाइन मेटलर्जी बढ़ेगी, उसे इक्विपमेंट की क्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ानी होगी। दूसरी और सबसे अहम बात, एनग्रेविंग्स के इफेक्ट स्टैक नहीं होते। आखिरकार सीवू ने फैसला किया कि वो इन सबको बेच देगा, थोड़ा अलग रखेगा और कुछ मिस सोइन को दे देगा। वैसे भी ऑरेलियन जो ओरिचाल्कम लाने वाला था, उससे वो हाई क्वालिटी इक्विपमेंट बना पाएगा और फिर से एक्सपेरिमेंट करेगा। ये सोचकर सीवू ने ओरिचाल्कम क्लीनिंग पर एक वीडियो देखने का फैसला किया। गॉड ट्यूब पर वीडियो में हाफेस्टस ने बताया, अगर हम ओरिचाल्कम से इक्विपमेंट बनाएं तो उस गुसेल थॉर के लिए क्या होगा?
गुस्से में भरे थॉर ने चिल्लाकर कहा कि हेफेस्टस उसे तुरंत बुलाए, वरना वो पूरा फौज उड़ा देगा। इसके तुरंत बाद थॉर गर्जा, तुमने मेरी म्जोल्नीर चुराने की हिम्मत कैसे की? ये सुनकर हेफेस्टस हंस पड़ा, फिर थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ माफी मांगी और पूछा कि क्या थॉर सच में सोचता है कि वो म्जोल्नीर उठा ही नहीं सकता। थॉर और भड़कने लगा। तभी हेफेस्टस ने बीच में कहा कि माफी के तौर पर वो थॉर के लिए इक्विपमेंट बनाएगा। थॉर थोड़ा शांत हुआ और पूछा कि क्या वो सच बोल रहा है। थॉर ने हेफेस्टस से पूछा कि क्या वो सच में उसके लिए इक्विपमेंट बनाएगा। हेफेस्टस ने हाँ कहा और जब वो मान ही गया तो उसने आखिरी बार म्जोल्नीर देखने की इजाजत मांगी। थॉर ने थोड़ी झिझक के साथ अनुमति दे दी। हेफेस्टस ने कहा कि जब फर्नेस गर्म है तो मेटल को अभी मेल्ट करना चाहिए। मेटल को देखते हुए सीवू ने नोटिस किया कि ये बिल्कुल उसी दुनिया के ओरिचाल्कम जैसा था। म्जोल्नीर को हाथ में लेते हुए हेफेस्टस ने कहा कि ओरिचाल्कम सिर्फ हीट से मेल्ट नहीं होता, इसे लाल गरम करके और फिर म्जोल्नीर से हैमर करना पड़ता है, तभी इसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। ये सुनते ही थॉर कातिल नज़र से हेफेस्टस की तरफ बढ़ा। हेफेस्टस ने अजीब सी हंसी के साथ समझाया कि वो इक्विपमेंट बना देगा और म्जोल्नीर वापस कर देगा। उसने वादा किया कि इक्विपमेंट ज़बरदस्त होगा। पूरी ताकत से हेफेस्टस ने म्जोल्नीर से वार किया। फौज तक टूट गया, लेकिन वार के बाद हेफेस्टस जम गया। फौज तबाह हो चुका था, लेकिन ओरिचाल्कम पूरी तरह सुरक्षित था। सीवू ने सोचा, क्या ओरिचाल्कम सच में इंडिस्ट्रक्टिबल है? अचानक हेफेस्टस जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से ओरिचाल्कम पर वार करने लगा। ये देखकर सीवू पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। क्या वो सच में ऐसा करना सीख सकता है? तभी उसके पीछे बेल की आवाज आई। सीवू ने पलटकर देखा, मास्टर ऑरेलियन वापस फौज आ चुके थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, काफी समय बाद मिले। सीवू की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसका ओरिचाल्कम आ चुका था। थोड़ी देर बाद B+ रैंक डंजन के अंदर एक विशाल गोलम सीवू के सामने ऊंचा खड़ा था। थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए मास्टर ऑरेलियन ने पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। सीवू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ट्रांसलेशन सुने बिना भी ऑरेलियन को देखकर ही समझ आ जाता था कि वो क्या कह रहा है। इसके अलावा उसके बॉडीगार्ड्स इतने सीरियस थे और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही कोरिया में ऑरेलियन का किडनैपिंग हुआ था। सीवू ने इशारा किया कि ये समझ में आता है, क्योंकि डंजन्स का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकता है। फिर थोड़ी ऑकवर्ड आवाज़ में उसने कहा कि वे यहाँ ओरिचाल्कम को साफ करने आए हैं। वो ये ठीक से समझा नहीं पा रहा था और मन ही मन सीवू ने सोचा कि अगर यहाँ इंटरप्रेटर नहीं हुआ तो वो सच में पागल हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि कहीं वे उसकी बातों को गलत न समझ लें, लेकिन जो भी हो, सीवू ने तय किया कि अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। अभी उसे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी उसे उस जानकारी के बारे में सोचना था जो उसने हेफेस्टस का वीडियो देखने के बाद हासिल की थी। किसी ने भी कभी ओरिचाल्कम को फौज नहीं किया था, यहाँ तक कि नॉर्स मिथोलॉजी में भी नहीं। यहाँ तक कि म्जोल्नीर, वो सबसे पावरफुल वेपन जिसने एक ही वार में जोर्मुंगंदर को नष्ट कर दिया, वो भी ओरिचाल्कम को फौज नहीं कर सका। इसका मतलब था कि ये धातु इतनी आसानी से रिफाइन होने वाली नहीं थी। जब सीवू ने ध्यान केंद्रित किया, उसका इंसाइट एक्टिवेट हो गया। वीडियो के आधार पर सीवू को समझ आया कि उसे म्जोल्नीर से भी ज्यादा ताकतवर वार की जरूरत है, क्योंकि यही म्जोल्नीर की असली ताकत का रहस्य था। यहाँ तक कि म्जोल्नीर जैसा परफेक्ट वेपन जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, वो भी रैग्नारोक यानी नॉर्स मिथोलॉजी के अंत को रोक नहीं पाया। लेकिन ग्रीक रोमन मिथोलॉजी में अंत समय पर जिगेंटोमाकिया नाम की एक लड़ाई होती है। अगर हरक्यूलिस की शक्ति जिगेंटोमाचिया को तोड़ सकती थी, तो अगर वो उसी शक्ति को सिमुलेट कर पाए तो वो म्जोल्नीर जैसा वार कर सकता था। हरक्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट फॉर्म 1 ड्रैगन्स डिसेंडिंग ब्लो। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सीवू ने ओरिचाल्कम के टुकड़े पर हमला किया। पास खड़ा गोलम ये भी नहीं समझ पाया कि हो क्या रहा है कि अचानक उसका शरीर टूटने लगा। एक पल बाद गोलम और उसके सामने का पूरा लैंडस्केप सीवू के एक ही वार में पूरी तरह तबाह हो गया। मास्टर ऑरेलियन शॉक में मुंह खोले रह गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उधर उसके बॉडीगार्ड्स भी पूरी तरह अलर्ट हो गए। यहाँ तक कि एक घमंडी ड्रैगन का वार जो म्जोल्नीर से भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था, वो भी ओरिचाल्कम को सिर्फ डिफॉर्म ही कर पाया था। ये फॉजिंग नहीं था, यह प्योर डिस्ट्रक्शन था। फिर भी हरक्यूलिस की डिवाइन मार्शल आर्ट्स ओरिचाल्कम को प्यूरिफाई करने में सक्षम थीं। बस उसे अपनी ताकत थोड़ा एडजस्ट करनी थी। इसके बाद सीवू ने पार्क डियोगू को वीडियो मटेरियल भेजा और कहा कि इस बार भी वो कंटेंट को अच्छे से हैंडल करे। पार्क डियोगू हैरान रह गई कि इतनी जल्दी नया वीडियो मटेरियल कैसे आ गया, खासकर तब जब 1 महीने में A-क्लास हंटर कैसे बने वाला वीडियो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तो फिर इतना जल्दी नया मटेरियल क्यों? पार्क डियोगू ने सोचा कि ट्रेंड का फायदा उठाना शायद बुरा आइडिया नहीं होगा। हालांकि चैनल को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी ये रोज करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा था और अब इसके 2.65 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। पार्क डियोगू को लगा कि क्या उसके बॉस का नाम मीडिया में सिर्फ इसलिए इतना फेमस हुआ है क्योंकि मास्टर ऑरेलियन के किडनैपिंग इंसिडेंट में उसका नाम आया था। उसने सुना था
कि वो एक बेहद डेंजरस क्रिमिनल था। हाउस वार्मिंग पार्टी की घटना तो एक बात थी, लेकिन अगर उसका भी किडनैपिंग हो गया तो? अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो क्या उसका बॉस उसे बचाएगा? अगर मुझे किडनैप्ड किया गया तो? सिवू ओपा। अचानक पाक डियोगू को एहसास हुआ कि उसने उसे सिवू ओपा कह दिया है। वह शर्म से लाल हो गई और ज्यादा ब्लश करते हुए उसने खुद से पूछा कि वो आखिर सोच क्या रही है। उसने झटके से माउस पकड़ा और खुद से कहा कि उसे काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसने अपने बॉस द्वारा शूट किया गया फुटेज देखा, लेकिन वीडियो देखने के बाद पार्क डियोगू अपनी हैरानी रोक नहीं पाई। उस एक बार के बाद क्या दुनिया ही फट गई थी? ओरिचाल्कम के टुकड़े को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि स्मेल्टिंग से पहले फॉर्जिंग जरूरी थी। पार्क डियोगू ने सोचा कि इस बार वो आखिर किस तरह का वीडियो बना रहा है। मास्टर ऑरेलियन खुद अभी जो देख चुका था उससे वो भी दंग था, लेकिन पार्क डियोगू तो तब और हैरान हो गई जब उसने मास्टर ऑरेलियन को अपने बॉस के वीडियो में देखा। मास्टर ऑरेलियन अचानक बॉस के वीडियो में कैसे आ गया? और इसके अलावा क्या वो औरत क्लेमेंट नहीं थी, फ्रांस की S+ रैंक हंटर क्लेमेंट, जिसके चैनल पर 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जो मॉन्स्टर्स पकाकर उन्हें कुक करते हुए वीडियोस बनाती है। माइनोटॉर थाई स्टेक, बैसिलिस्क इन्फ्यूज्ड फ्लावर, साइक्लॉप्स आईबॉल्स और न जाने क्या क्या। क्लेमेंट एक मशहूर पर्सनालिटी है जो अपने हंट किए गए मॉन्स्टर्स से बने अजीब अजीब खाने की वीडियोस डालती है। तो फिर ऐसी इनक्रेडिबल शख्सियत बॉस के वीडियो में क्यों आ गई? सिवू ने कहा कि अब उन्हें फौज वापस लौटना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद पार्क डियोगू पूरी तरह शॉक में थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर कर क्या रहा है। फौज लौटकर सिवू ने ओरिचाल्कम का एक टुकड़ा फर्नेस में डाला और फिर तैयार रिजल्ट को देखा। उसे देखकर सिवू को मानना पड़ा कि वो बेहद शानदार लग रहा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 31 डंजन से गुजरना पड़ा था, लेकिन कम से कम उसे यूट्यूब के लिए कंटेंट तो मिल गया। और सबसे जरूरी बात, शायद वो हर्क्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल अब पहले से कहीं बेहतर कर पा रहा था। उसकी स्किल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। उसकी सुपर स्ट्रेंथ में जोड़ 2.6% और जोड़ 4.7% की बढ़त हुई। अब बस एक ही चीज बची थी। पीछे रखे ओरिचाल्कम की ओर देखते हुए मास्टर ऑरेलियन ने पूछा कि वो क्या करने वाला है। सिवू ने जवाब दिया कि वो अब फॉर्जिंग शुरू करने वाला है। अब उसे बस ओरिचाल्कम से इक्विपमेंट बनाना था। और यही कहते हुए अपनी पूरी ताकत हाथ में जमा करके सिवू ने ओरिचाल्कम के ऊपर अपनी फिस्ट उठा ली। मास्टर ऑरेलियन ये देखकर हैरान हो गया और उसने साइड की तरफ इशारा करते हुए सिवू को याद दिलाया कि फॉर्जिंग के लिए हैमर वहां रखा है। सिवू ने कहा कि ओरिचाल्कम को फॉर्ज करने के लिए उसे खुद म्जोल्नीर बनना पड़ेगा। मास्टर ऑरेलियन ये सुनकर उलझ गया कि वो म्जोल्नीर की बात क्यों कर रहा है। ऑरेलियन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सिवू ने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी ताकत जमा की और ओरिचाल्कम पर जोरदार वार किया, जिससे सीओ फैमिली स्मिथी का एक हिस्सा टूट गया। मास्टर ऑरेलियन डर के मारे चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने ही सिवू बिजली जैसी रफ्तार और जबरदस्त ताकत से ओरिचाल्कम पर लगातार वार कर रहा था, मानो वो सच में किसी हैमर से काम कर रहा हो। म्जोल्नीर की फॉर्जिंग टेक्निक को इमिटेट करने का नतीजा काफी अजीब था, जिससे सिवू को लगा कि कहीं वो कल्पना तो नहीं कर रहा। लेकिन समस्या ये थी कि फॉर्जिंग काम ही नहीं कर रही थी, जो कि असंभव होना चाहिए था। क्या उसे और ज्यादा ताकत लगानी चाहिए थी? और क्या हॉट फॉर्जिंग के लिए उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ काफी नहीं थी? सिवू ने बेकार की सोच को एक तरफ रखा और सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर ही कम हो। क्या वो ओरिचाल्कम को पर्याप्त रूप से गर्म ही नहीं कर पाया? ये सोचते हुए सिवू ने अपनी इंसाइट और डिवाइन मेटलर्जी दोनों एक्टिवेट की। फिर उसके दिमाग में सवाल आया, क्या फर्नेस की हीट वाकई ओरिचाल्कम तक पहुंच भी रही है? अगर फर्नेस ही काम नहीं कर रहा तो इस फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस है और फिर भी ये अपने आप में बेहद ज्यादा टेम्परेचर है। मौजूदा हालात देखकर शायद इससे दोगुना टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि हीट ओरिचाल्कम के अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। ये एक ऐसा मेटल था जो डिवाइन लेवल तक पहुंच चुका था, सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि हीट रेजिस्टेंस में भी। और अगर वो अपने लिए इसी मेटल यानी ओरिचाल्कम से इक्विपमेंट बनाता है तो वो सच में डिवाइन इक्विपमेंट बना पाएगा। लेकिन सवाल ये था, वो इतना हीट कहाँ से लाए? और अजीब बात ये थी कि कुछ समय पहले उसे लगा था कि उसने ये प्रॉब्लम म्जोल्नीर से सॉल्व कर ली है। सबसे पहले उसके दिमाग में मैजिक का ख्याल आया, लेकिन रियलिटी मैनिपुलेशन मैजिक से अलग पावर है, इसलिए वो हीट क्रिएट करने के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकता था। सिवू ने खुद से पूछा कि ऐसी सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। पूरी प्रोसेस आसान नहीं होने वाली थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। तभी अचानक सिवू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसे ओरिचाल्कम को पर्याप्त गर्म करने का तरीका सूझ गया। इसी दौरान S+ रैंक हंटर्स रेड ड्रैगन से निपट रहे थे। ली हरिन ने अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि वे कितने दिनों से इस हालत में हैं? क्या वे अब भी उतने ही शॉक्ड हैं? उसने कहा कि मून टेबियम या कुछ ऐसा नाम रखने वाली कोई अपने आप ही ढेर हो गई थी। वो जानती है कि मून टेबियम लो रैंक हंटर नहीं थी, ये वो समझती है। लेकिन यू हना ने कहा कि वो टेलीपोर्टेशन लो लेवल नहीं थी, वो लेवल से ही बाहर की चीज थी। ली हरिन ने पूछा
क्या तुम उसी टेलीपोर्टेशन की बात कर रही हो? क्या वो सच में इतनी इंसेन थी? यूहाना ने कहा कि वो इनक्रेडिबल थी, लेकिन उसे मैजिक नहीं कहा जा सकता। लिसियो ने समझाया कि स्पेस कनेक्शन बस वर्म होल का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, असलियत में उसे कभी अचीव नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते हुए उसने कहा, अगर कोई 1000 साल पुराना पेड़ आज गिर जाए क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई तो ये सरप्राइजिंग होगा, लेकिन फिर भी पॉसिबल। उसने पूछा कि ली हरिन क्या सोचती है। ली हरिन ने कहा कि वो चौंक जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। ली सियोन ने आगे पूछा, अगर आज सूरज की हीट अचानक ठंडी हो जाए तो? यूहाना ने कहा कि ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। लिसियो ने कहा, बिल्कुल, ये ऐसा काम है जो लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन यही तो सीवू ने किया है। ली हरिन ने माना कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने ये कर दिखाया, ये सच है। अचानक बातचीत के बीच नोटिफिकेशन की आवाज आई। यूहाना ने कहा कि ये उसके लिए है और उसने फोन निकाला। मैसेज देखकर वो चौंक गई। ली हरिन ने पूछा कि क्या हुआ। यूहाना ने बताया कि उसे कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड चैनल से मैसेज आया है। पहले उसे ये नाम जाना पहचाना सा लगा, फिर उसे याद आया इस चैनल का ओनर सिवू ही है। फायर विच यानी यूहाना का S+ रैंक हंटर चैनल पहले ही 41 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर चुका था। उसका डिस्ट्रक्टिव ट्रेट फायर मैजिक को सैकड़ों गुना एम्पलीफाई कर देता है। S+ रैंक फ्लेम इन्फ्यूजन के साथ वो विजुअली इंसेन कंटेंट बनाती है जिसने लाखों सब्सक्राइबर्स खींचे। ली हरिन यह सुनकर हैरान हुई और पूछा कि सिवू उनसे क्या चाहता है, कहीं वो कोलैब का ऑफर तो नहीं? और अगर कोलैब है तो कम से कम S+ रैंक डंजन होना चाहिए था। फिर अचानक C रैंक डंजन क्यों? सबसे अजीब बात यह थी कि यूहाना ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। यूहाना ने ली हरिन से कहा कि अगर वो नहीं आना चाहती तो जरूरी नहीं, सिवू ने सिर्फ उसकी हेल्प मांगी है, इसलिए ली सियोन को भी आने की जरूरत नहीं थी। ली सियोन ने कहा कि वो बस क्यूरियस है, वो जानना चाहती है कि हंटर सिवू असल में किस तरह का इंसान है। उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। ली हरिन बस इन मैजिशियंस को देखकर दंग रह गई। आखिरकार ली सियोन भी यूहाना के साथ चलने को मान गई। जब दोनों डंजन में घुसे, ली हरिन ने भी ज्यादा सोचा नहीं और उनके पीछे चली गई। S+ रैंक हंटर्स को इतनी जल्दी पहुंचते देखकर सिवू खुद भी हैरान रह गया, लेकिन वे उतने काम नहीं थे। ली हरिन ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? मास्टर ऑरेलियन और फ्रांस की S+ रैंक हंटर क्लेमेंट यहाँ क्यों है? यूहाना ने पूछा कि सिवू किस तरह का कंटेंट बनाना चाहता है। सिवू ने ऑकवर्डली कहा कि असल में। फिर उसने माफी मांगी और पूछा, क्या आप मेरे लिए आग जला सकती हैं? यूहाना ये सुनकर उलझ गई। सिवू ने समझाया कि वो ओरिचाल्कम को मेल्ट करना चाहता है, लेकिन वो इतना हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पा रहा। यूहाना ओरिचाल्कम का नाम सुनकर चौंक गई। सिवू ने बताया कि ओरिचाल्कम की हीट रेजिस्टेंस बेहद ज्यादा है और सबसे अहम बात 10,000 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यह गर्म होना भी शुरू नहीं करता। इसीलिए उसे लगा कि यूहाना यह हीट क्रिएट कर सकती है। ली हरिन ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि 10,000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? उसने समझाया कि सूरज की सरफेस टेम्परेचर 5800 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 10,000 डिग्री सेल्सियस उससे लगभग दोगुनी है। तो क्या उसे सच में लगता है कि इतनी हीट पैदा करना आसान है? सिवू को मानना पड़ा कि यह आसान नहीं है, इसीलिए उसने यूहाना को यह प्रपोजल दिया। अगर वो यह कर पाती है तो बदले में सिवू उसके यूट्यूब चैनल के लिए किसी भी जॉइंट कंटेंट में अपीयर करेगा। ली हरिन पहले ही इरिटेट होने लगी थी, इसलिए उसने सिवू से पूछा कि आखिर ऐसा ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद यूहाना ने बिना किसी हिचक के कहा कि वो इसे ट्राई करेगी। ये सुनकर ली हरिन पूरी तरह चौंक गई। गुस्से में ली हरिन ने पूछा कि क्या वो सच में आग की पावर को 10,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है, और मान भी लें कि वो कर सकती है तो वो ऐसा करना क्यों चाहेगी? आंखों में चमक लिए हुए यूहाना ने उसे याद दिलाया कि सिवू ने वादा किया है कि बाद में वो उसके साथ किसी भी कंटेंट पर कोऑपरेशन करेगा। ये बात ली हरिन को फिर से कंफ्यूज कर गई। यूहाना ओरिचाल्कम के 2 टुकड़ों के पास गई और कहा कि अगर ऐसा है तो वो शुरू कर सकती है। यूहाना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। फिर उसने हाई लेवल मैजिक स्पेल इस्तेमाल किया, इन्फर्नो। उसके तुरंत बाद उसने अपने ट्रेड को स्पेल में ऐड किया और अगले ही पल उसके इन्फर्नो की हीट उसकी S रैंक पायरोकिनेसिस की वजह से कई गुना बढ़ गई। ये देखकर ली हरिन सोच में पड़ गई कि ये आखिर है क्या। सिवू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड था, क्योंकि इतनी हीट उसके लिए बिल्कुल काफी थी। सिवू ने सबको थोड़ा पीछे हटने को कहा और खुद आग के पिलर की तरफ दौड़ पड़ा। फिर एक ही छलांग में वो हवा में उछल गया और उसने अपना दायां पैर ऊपर उठाया। हर्क्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सिवू का डिसेंडिंग ड्रैगन स्ट्राइक सीधे ओरिचाल्कम पर जा लगा। इससे जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि ये मेथड काम कर गया था और उसे अपने फ्यूचर इक्विपमेंट की शुरुआत साफ दिखाई देने लगी थी। अब अगला वार पूरे फॉर्जिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला था। सिवू ने इस्तेमाल किया हेरेक्लीज डिवाइन मार्शल आर्ट्स फॉर्म 2 स्काई शैटरिंग सुपर स्ट्राइक। हालांकि मास्टर ऑरेलियन सिवू की ताकत पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार का वार कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये वार उसे फिर से हिला गया। पास खड़ी यूहाना भी इससे चौंक गई। यहाँ तक कि ली हरिन, जो अभी तक शक कर रही थी, वो भी जो देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। धूल के बीच जहाँ ओरिचाल्कम होना चाहिए था,
सीवू देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो सफल हुआ है या नहीं। तभी उसने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी। वहां नोटिफिकेशन आया, सिस्टम नोटिफिकेशन, You have created an incredible piece of equipment। ये देखकर सीवू बेहद खुश हो गया। आखिरकार उसने हेफेस्टस के इनक्रेडिबल रैंक का इक्विपमेंट बना ही लिया था। इसके अलावा उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल काफी बढ़ गई थी, जोड़ 22.4% और कुल मिलाकर 59.67% तक पहुंच गई थी। सिस्टम ने सीवू को नोटिफाई किया कि उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल एक निश्चित लेवल से ऊपर चली गई है और अब डिवाइन मेटलर्जी से बनाए गए इक्विपमेंट को स्पेशल एबिलिटीज मिलेंगी। आखिरी बात ने सीवू की इंटरेस्ट बढ़ा दी। अगर वो सही सोच रहा था तो इसका मतलब ये था कि हेफेस्टस द्वारा बनाए गए सारे इक्विपमेंट में भी स्पेशल एबिलिटीज होती थीं। बस फर्क इतना था कि उसके पास पहले इतनी स्किल नहीं थी। ये सोचते हुए सीवू ने एक ग्लव पहन लिया। तभी उसे याद आया कि ओगर टेंडन से बना उसका पिछला ग्लव क्या हाल हुआ था। फिर भी इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि क्या ओरिचाल्कम गॉन्टलेट उसकी ताकत सह पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए सीवू ने अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मुट्ठी भींची और राहत की बात यह थी कि गॉन्टलेट उसकी ताकत को बिल्कुल आराम से झेल गया। उसी पल उसका इंसाइट एक्टिवेट हुआ। सीवू इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ग्लव सिर्फ टूटने से रेजिस्टेंट नहीं है, ये सच में इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये ग्लव्स को मिली एक स्पेशल एबिलिटी थी, एक ऐसी एबिलिटी जो ये सुनिश्चित करती है कि ग्लव्स किसी भी हालत में नष्ट नहीं होंगे। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। सीवू के मन में अचानक सवाल आया, अगर ये ग्लव्स सच में इंडिस्ट्रक्टिबल हैं तो क्या ये हर्क्यूलीज डिवाइन मार्शल आर्ट्स को भी सह पाएंगे जो लॉस तक को तोड़ देती हैं। थोड़ा डरते हुए भी सीवू ने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो बेसिक मूवमेंट से शुरू करेगा। तैयारी के बाद सीवू ने एक हल्का पंच मारा, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। सिर्फ यही वार पूरे डंजन को तबाह करने के लिए काफी था। उसके नए ओरिचाल्कम ग्लव्स का इफेक्ट उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वे सिर्फ इंडिस्ट्रक्टिबल ही नहीं थे बल्कि उनकी बेसिक एबिलिटीज भी बेहद खतरनाक थीं। सीवू ने इस मदद के लिए मिस यूहाना को धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने सबको सुझाव दिया कि कोलैप्सिंग डंजन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहिए। उधर पाक ड्योगू को कई घंटों तक लेटेस्ट वीडियो एडिट करने के बाद आखिरकार थोड़ी नींद मिली। अचानक उसे लगा कि माहौल कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। वह झटके से मुड़ी। सुकून की बात यह थी कि बच्चे ठीक थे और शांति से सो रहे थे। पाक ड्योगू ने खुद से कहा कि अब उसे फिर से काम पर लगना चाहिए और वो कंप्यूटर के पास गई। लेकिन बदकिस्मती से सीवू ने उसे एडिट करने के लिए पहले ही एक नया वीडियो भेज दिया था। वो पिछला वीडियो मुश्किल से पूरा कर पाई थी कि नया आ गया। पाक ड्योगू ने स्मार्टफोन उठाया और अकाउंट देखते ही खुशी से चीख पड़ी। उसके अकाउंट में 20 मिलियन वन जमा हो चुके थे। शायद ये उसका मंथली बोनस था। बोनस भेजने के बाद सीवू ने उसे मैसेज किया और बताया कि रिसेंटली सब्सक्राइबर्स काफी बढ़े हैं, जिसका मतलब है कि कंटेंट का काम भी अब ज्यादा हो गया है, इसलिए उसने थोड़ा एक्स्ट्रा भेजा है। सीवू ने उससे कहा कि इसी जोश के साथ काम करती रहे। बोनस और मैसेज पढ़कर पाक ड्योगू बेहद खुश हो गई। हाथ ऊपर उठाकर उसने कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी, और फिर वो काम में जुट गई। सीओ फैमिली स्मिथी में सिस्टम ने सीवू को नोटिफाई किया कि उसने एक और इनक्रेडिबल पीस ऑफ इक्विपमेंट बनाया है। ये इक्विपमेंट एक ब्रेसलेट था। सीवू ने अंदाजा लगाया कि इसकी रेटिंग इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये ओरिचाल्कम से बना था और साथ ही उसकी स्किल को भी इम्प्रूव कर रहा था। सीवू की डिवाइन मेटलर्जी जोड़ 5.1% बढ़कर 64.77% हो गई। सीवू ने कहा कि अब जब वो ओरिचाल्कम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसे बेवजह की मुश्किलों से गुजरने की जरूरत नहीं है। ब्रेसलेट पहनते ही वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि ओरिचाल्कम ब्रेसलेट कौन सी स्पेशल एबिलिटी देता है। इनसाइट के बावजूद सीवू इफेक्ट को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन साफ था कि ये ब्रेसलेट उसकी मैजिकल पावर को ज्यादा स्मूथली सर्कुलेट करने में मदद करता है। असल में ताइजी की वजह से वो थोड़ी मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अभी भी मैजिक को कंट्रोल करना नहीं जानता, इसीलिए वो पूरी तरह नहीं समझ पाया कि यह इफेक्ट कितना जबरदस्त है। मैजिकल पावर का उपयोग 5 स्टेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहले शरीर में मैजिकल पावर का अक्यूमुलेशन, फिर उस अक्यूमुलेटेड पावर का सर्कुलेशन, उसके बाद उस पावर पर कंट्रोल हासिल करना ताकि उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, फिर मैजिकल पावर को स्ट्रेंथन करना और आखिर में उस पावर को रियल वर्ल्ड में एक्सप्रेस करना। इन सब में ताइजी पहला स्टेज है जो मदर नेचर की एनर्जी अक्यूमुलेट करता है। सीवू को मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से वो शायद मैजिक के दूसरे स्टेज यानी सर्कुलेशन स्टेज को रिप्लेस कर पाएगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि ये ब्रेसलेट सच में इनक्रेडिबल है? किसी वजह से जिसे वो खुद भी ठीक से नहीं समझ पाया, सीवू को अपने शरीर में एनर्जी ओवरफ्लो करती हुई महसूस हुई। अगर वो इसे मेजर करता तो ये करीब 50% ज्यादा स्ट्रांग लगती। इक्विपमेंट से मिलने वाली कैपेबिलिटीज लगभग गैम्बलिंग जैसी होती हैं, लेकिन वो खुद इक्विपमेंट पर फीचर्स एनग्रेव कर सकता है, मानो वो चीटिंग कर रहा हो। इसीलिए सीवू ने तय किया कि वो इस ओरिचाल्कम ब्रेसलेट पर भी वही एनग्रेविंग करेगा जो उसने
उसने हाँ चैरिन को दिए गए ब्रेसलेट पर की थी। सिवू ने एक पावरफुल एनहांसमेंट एंग्रेव किया। रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल जोड़ 1.2% बढ़कर 12.5% हो गई। हालांकि सिवू ने कई बार एनग्रेविंग की थी, फिर भी वो रियलिटी मैनिपुलेशन से आने वाले फीडबैक का कभी आदी नहीं हो पाया। क्योंकि ये ब्रेसलेट ओरिचाल्कम से बना था, सिवू ने अंदाजा लगाया कि इसका इफेक्ट कम से कम 5% स्ट्रेंथ इंक्रीज देगा, लेकिन उसे जबरदस्त शॉक लगा। ब्रेसलेट एन्चांट होते ही उसके सभी ट्रेड्स की स्किल्स 10% तक बढ़ गईं। शॉक से उबरने के बाद सिवू ने कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज नोटिस की। ये सिर्फ 10% इंक्रीज नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा। इस ब्रेसलेट के एनग्रेविंग इफेक्ट की वजह से उसके सभी ट्रेड्स की मैक्सिमम लिमिट भी 10% बढ़ गई थी। अब उसका करंट मैक्सिमम 110% हो चुका था। इसका मतलब था कि अगर वो अपने ट्रेड मास्टरी को पार कर ले तो वो हर्क्यूल से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये समझते ही सिवू खुशी से लगभग रो ही पड़ा। सच में इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ओरिचाल्कम इक्विपमेंट फॉर्ज करना पूरी तरह वर्थ इट था। अचानक सिवू ने किसी को कोल्ड फॉर्जिंग के बारे में बात करते सुना। अगर रोलिंग और एक्सट्रूजन प्रोसेस मशीन्स की बजाय प्योर फोर्स से किया जाए तो फॉर्जिंग इफेक्ट कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये आवाज मास्टर ऑरेलियन और सीओ पागवांग की थी, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्लैक स्मिथिंग पर चर्चा कर रहे थे। ओरिचाल्कम को साफ करने की प्रोसेस देखने के बाद मास्टर ऑरेलियन जब भी कुछ समझ नहीं पाता वो बीच बीच में सवाल पूछने लगा था। सिवू हल्का सा मुस्कुराया और सोचने लगा कि क्या वो अब मिस्टर सीओ पागवांग को अपना फ्रेंडली राइवल मानने लगा है। लेकिन फिलहाल ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ज्यादा जरूरी ये तय करना था कि इस ओरिचाल्कम गॉन्टलेट पर वो कौन सी एंग्रेविंग करे। इस गॉन्टलेट पर पहले से ही इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का एट्रीब्यूट एंग्रेव था। शायद एनहांसमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन एनहांसमेंट एंग्रेविंग कॉपी नहीं की जा सकती थी, इसलिए वो यूजलेस हो जाती। इसके अलावा सिवू को लगा कि ये अभी भी इनकम्प्लीट है। भले ही इसमें एक ऐसा एब्सोल्यूट लॉ मौजूद था जो स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट रहता है। हेरेक्लीज की एसएस रैंक डिवाइन मार्शल आर्ट्स ऐसी पावर रखती हैं जो इम्यूटेबल लॉज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अभी इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी एट्रीब्यूट हर्क्यूलिस की पावर के सामने स्टेबल था, लेकिन अगर भविष्य में उसकी डिवाइन मार्शल आर्ट्स मास्टरी और बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब इंडिस्ट्रक्टिबल ओरिचाल्कम गॉन्टलेट भी उसकी ताकत सह ना पाए। आने वाली एडवांस टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए उसे इस गॉन्टलेट को और भी मजबूत बनाना होगा। आखिरकार सबसे सही एंग्रेविंग शायद ग्रोथ ही थी। ग्रोथ एंग्रेविंग से इक्विपमेंट को ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इक्विपमेंट एनहांसमेंट का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल लिमिट्स को पार करना। सामान्य तौर पर यह इम्पॉसिबल है, लेकिन अब जब उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन स्किल बढ़ चुकी थी तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज भी पॉसिबल हो सकती थीं। हालांकि इतनी पावरफुल स्पेल का बैकलैश पहले से कहीं ज्यादा वायलेंट होता है। सिवू को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा इन्फिनिट स्पेस ही उसके अस्तित्व को रिजेक्ट कर रहा हो, जैसे वो पूरी तरह अकेला एग्जिस्टेंस के खिलाफ लड़ रहा हो। स्पेल्स खत्म करने के बाद सिवू थकान से झुक गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, ग्रोथ एंग्रेविंग कंप्लीट। रियलिटी मैनिपुलेशन जोड़ 3% बढ़कर 25.85% हो गई। जेंटलमैनली माइंड स्किल जोड़ 1.6% बढ़ी। पूरा इम्पैक्ट महसूस करते हुए कांपता हुआ सिवू सांस संभालने लगा। पहले उसे लगा था कि रियलिटी मैनिपुलेशन बढ़ने के बाद सब कुछ थोड़ा आसान होगा, लेकिन इस बार का बैकलैश पूरी तरह इंसेन था। इनसाइट एक्टिवेट करके सिवू ने गॉन्टलेट को चेक किया। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी एट्रीब्यूट थोड़ा और मजबूत हो चुका था, लेकिन इसे और बढ़ाने के लिए शायद उसे एडिशनल ओरिचाल्कम रीइंफोर्समेंट चाहिए होगा। लेकिन ओरिचाल्कम मिलेगा कहाँ से? सिवू ने पीछे खड़े ब्लैक स्मिथिंग पर बहस कर रहे बुजुर्गों की तरफ देखा। ऑरेलियन से मिला सारा ओरिचाल्कम वो ऑलरेडी यूज कर चुका था, 2 पीसेस ग्लव्स के लिए और आखिरी पीस ब्रेसलेट के लिए। सिवू को याद आया कि रूमर्स के मुताबिक ओरिचाल्कम के एक पीस की कीमत 10 अरब वन होती है। कुछ लोग तो सैकड़ों अरब भी कहते हैं। तो क्या उसने अभी करीब 300 बिलियन वन खर्च कर दिए थे? ऑरेलियन की तरफ ऑकवर्डली देखते हुए सिवू ने खुद से कहा कि वो बाद में उसे डिवाइन मेटलर्जी जरूर सिखाएगा। उसने सुना था कि ओरिचाल्कम कभी कभी एस रैंक से ऊपर के डंजन्स में मिलता है, और अगर उसे एस रैंक हंटर बनने की गाइड लिखनी है तो शायद उसे खुद भी जल्द ही एस रैंक हंटर बनना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर सिवू ने गहरी सांस ली। कुछ समय पहले उसे लगा था कि ओरिचाल्कम इक्विपमेंट पूरा होते ही वो थोड़ा आराम कर पाएगा, लेकिन सच ये था कि उसे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। आज की तारीख देखते हुए सिवू को याद आया कि आज उसकी हान चेरिन के साथ लेसन्स का दिन भी था। वो सच में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। सिवू सोचने लगा कि क्या गॉड से क्लोनिंग टेक्निक सीखना पॉसिबल होगा या नहीं। ली येजुन गिल्ड हेडक्वार्टर्स। ली येजुन उस सिवू में दिलचस्पी लेने लगा था जिसके बारे में हर जगह बातें हो रही थीं, इसलिए उसने उसके बारे में उपलब्ध सारे मटेरियल्स को स्टडी करना शुरू किया। ली येजुन ये जानना चाहता था कि क्या उसने सच में मास्टर ऑरेलियन को अकेले ही बचाया था। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती थी,
लेकिन इतना साफ था कि ये आदमी कोई एमेचर नहीं था। वीडियो आगे देखते हुए ली येजुन का ध्यान उस इक्विपमेंट पर गया जो सीवू पहन रहा था। क्या सिर्फ ब्रूट फोर्स से पूरा डंजन तबाह करना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। ली येजुन ने अंदाजा लगाया कि इस सब का रीजन उस इक्विपमेंट में छिपा कोई स्पेशल फीचर था। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि ऑरेलियन को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद उसे ये इक्विपमेंट गिफ्ट में मिली हो। ली येजुन गुस्से में उछल पड़ा। उसके लिए ऑरेलियन का इक्विपमेंट किसी ऐसे इंसान के पास देखना जो उसके लेवल का नहीं था उतना ही असहनीय था जितना किसी आदमी को ऐसे कपड़े पहने देखना जो उसे बिल्कुल सूट न करें। ली येजुन ने फैसला कर लिया कि ये ट्रेजर अपने राइटफुल ओनर तक जरूर पहुंचना चाहिए। अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल, एसएच हंटर्स गिल्ड। सीवू फिर से हान चेरिन के साथ ट्रेनिंग फाइट कर रहा था। जैसा कि साफ दिख रहा था, ये ट्रेनिंग हान चेरिन के लिए बेहद पॉजिटिव साबित हो रही थी। सीवू ने कहा कि फौज में हुई हाल की स्पेशल ट्रेनिंग वाकई बहुत इफेक्टिव रही थी। मार्शल आर्ट्स के 3 एलिमेंट्स होते हैं, माइंड, की और बॉडी। हान चेरिन की ताइजी से सपोर्टेड थी। उसका बॉडी हेवनली मार्शल बॉडी से सपोर्टेड था, लेकिन उसका माइंड इन दोनों के साथ पेस नहीं रख पा रहा था। अब तक उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके फर्म और अनवेवरिंग माइंड की वजह से अब उसकी की और बॉडी अपनी असली ताकत दिखा पा रहे थे। अब चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती थीं। शुरू में सीवू ने सोचा था कि वो बस सरेंडर कर देगा, इससे हान चेरिन का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, लेकिन अब उसके लिए तलवार के साथ हान चेरिन से लड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इस पल हान चेरिन कोई डेलिकेट वुमन नहीं थी और न ही एसएच ग्रुप की यंगेस्ट ग्रैंडडॉटर। वो अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर थी। ऐसे इंसान के सामने सरेंडर करना जो मार्शल आर्ट्स के एक्सट्रीम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल था। अचानक हान चेरिन ने सीवू की मूवमेंट्स में कुछ अजीब नोटिस किया। उसने अपनी तलवार घुमाई और उसकी तरफ उड़ती तलवार को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन उसी पल सीवू की मुट्ठी उसके चेहरे के बिल्कुल पास थी। अचानक सीवू ने अपनी तलवार हान चेरिन की तरफ फेंकी, उसके चारों ओर घूम गया और फाइनल ब्लो दे दिया। हान चेरिन ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। फिर उसने कहा कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीवू अपनी तलवार फेंक देगा। सीवू ने हान चेरिन से कहा कि रियल फाइट में हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि असली लड़ाई में वेरिएबल्स कभी भी बदल सकते हैं। हान चेरिन ने माना कि उसे लगा था कि वो सीवू के लेवल के करीब पहुंच रही है, लेकिन अब उसे साफ दिख रहा था कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सीवू ने कहा कि आज की लेसन यहीं खत्म होती है। वो साफ देख सकता था कि हान चेरिन अब अपने दिल की आग को पहले से कहीं बेहतर कंट्रोल कर पा रही है। अचानक कैंग मिंजा ट्रेनिंग हॉल में आया और डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि एक गेस्ट आया है, लेकिन वो गेस्ट हान चेरिन से मिलने नहीं आया है, वो सीवू से मिलने आया है। ये सुनकर सीवू और हान चेरिन दोनों चौंक गए। तभी सामने से ली येजुन निकला और बोला, तो तुम ही सीवू हो? अजनबी को देखकर सीवू ने पूछा कि क्या वे पहले कभी मिले हैं। हान चेरिन को याद आया कि ये आदमी एक एस रैंक हंटर है। ली येजुन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वे समय बर्बाद न करें। उसने सीवू से पूछा कि वो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो कहाँ है। ये सुनकर सीवू हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक एस रैंक हंटर अचानक उसे क्यों ढूंढने आया है और किस इक्विपमेंट की बात कर रहा है। फिर उसे अंदाजा हो गया। सीवू ने हवा में हाथ बढ़ाया, 2 ग्लव्स निकाले, उन्हें पहन लिया और पूछा, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? ली येजुन ये देखकर चौंक गया और पूछा कि क्या ये सब स्पेस स्टोरेज है। सीवू अब इरिटेट हो चुका था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये आदमी उससे इतने कैजुअली बात कर रहा है। ली येजुन ने कहा कि उसे ग्लव्स और सब स्पेस स्टोरेज दोनों में इंटरेस्ट है, वह दोनों को खरीदना चाहता है। उसने पूछा कि वो दोनों के लिए कितना प्राइस चाहता है। सीवू ने पूछा कि क्या वो सच में उन्हें खरीदने आया है। ये सुनते ही ली येजुन ने गुस्से में दांत पीस लिए। वो सोचने लगा कि ये आदमी इतनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। सीवू ने जानबूझकर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, 2 पीसेज ओरिचाल्कम और लेबर कॉस्ट अलग से, कुल मिलाकर करीब 300 बिलियन वॉन। ली येजुन ने गुस्से से पूछा कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा कि वो मैक्सिमम 30 बिलियन वॉन देगा और 1 पैसा ज्यादा नहीं। सीवू ने सोचा कि ये आदमी आखिर है कौन जो उससे ऐसे बार्गेन कर रहा है। उसने पूछा कि अगर वो बेचने से मना कर दे तो क्या होगा। ली येजुन ने अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कहा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ट्रेजर तभी ट्रेजर होता है जब उसे प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ हो। कमजोर के लिए ट्रेजर और डिजास्टर में कोई फर्क नहीं। सीवू ने पूछा कि वो आखिर बकवास क्या कर रहा है। क्या ये आदमी सच में सोचता है कि पावर दिखाकर वो उसकी चीजें छीन सकता है? सीवू को लगने लगा कि ये आदमी सच में पागल हो चुका है। ली येजुन ने मांग की कि सीवू यह साबित करे कि वो इस इक्विपमेंट को रखने के लायक है। अगर उसने मना किया तो वो इसे फोर्स से ले लेगा। सीवू समझ नहीं पा रहा था कि ली येजुन उसकी चीजें क्यों छीनना चाहता है। तभी हान चेरिन आगे बढ़ी और ली येजुन से कहा कि वो बेहद रूड है। ली येजुन ने जवाब दिया कि स्ट्रांग लोगों की रूडनेस असल में रूडनेस नहीं होती, वो ट्रूथ होती है। सीवू ने मन ही मन गहरी सांस ली। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, ये आदमी सच में पागल है। हान चेरिन ने अपनी ब्लेड
ली येजुन की तरफ तानते हुए कहा। तो पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में स्ट्रांग हो। सीवू ने हान चेरिन को समझाने की कोशिश की कि अभी उसे ली येजुन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हान चेरिन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने कहा कि वो इसलिए सामने आई है क्योंकि ये आदमी सीवू के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। सीवू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि हान चेरिन अचानक गुस्सा क्यों हो गई है। क्या वो सच में नाराज हो गई थी, और अगर हाँ तो अचानक क्यों? हान चेरिन ने ली येजुन से कहा कि अगर वो जीत गई तो उसे मिस्टर सीवू से माफी मांगनी होगी। ली येजुन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? सीवू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे यहाँ तक पहुँच गया। हान चेरिन ने ली येजुन से कहा कि चूंकि वो भी उसकी तरह एक एस रैंक हंटर है, इसलिए वो पूरी ताकत से उससे लड़ेगी। ली येजुन हंसा और बोला कि ये पूरी तरह बकवास है। क्या उसे सच में लगता है कि पूरी ताकत लगाने से वो उसे हरा सकती है? ली येजुन ने कहा कि शायद हान चेरिन ने खुद को ज्यादा ही ऊंचा समझ लिया है, क्योंकि लोग उसे सेंचुरी की जीनियस या कुछ ऐसा कहते हैं। फिर उसने कहा कि उसने सुना है कि पिछले किडनैपिंग इंसिडेंट में उसे एस रैंक क्रिमिनल्स ने उठा लिया था और वो जरा सा भी रेजिस्टेंस नहीं कर पाई थी। उसे प्रोवोक करते हुए ली येजुन बोला कि जैसा कि उम्मीद थी, वो अब भी एक बच्ची ही है। असल में उसे लगा था कि इतनी हल्की उकसावे वाली बातों से अगर वो अपना संयम खो दे तो ये काफी हास्यास्पद होगा, लेकिन ठीक वही हुआ। हान चेरिन की जिद देखकर ली येजुन ने कहा कि वो उसे दिखा देगा कि असली ताकतवर इंसान कैसा होता है। वो तो उसे पहला वार करने का मौका देने को भी तैयार था। ली येजुन ने अपनी आंखें बंद की और हान चेरिन से कहा कि वो अपना सबसे अच्छा पंच दिखाए। उसी पल हान चेरिन बिजली की तरह उसके पास पहुंची और तुरंत एक वार किया, जिसे ली येजुन मुश्किल से डॉज कर पाया। हान चेरिन ने ली येजुन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कर दिखाया। ली येजुन ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो इतनी पास कब आ गई और उसे उसकी कोई मूवमेंट क्यों महसूस नहीं हुई। ली येजुन ने तय किया कि सबसे पहले उसे उनके बीच डिस्टेंस बनानी होगी। वह पीछे कूदा, लेकिन उसी पल हान चेरिन की तलवार उसके गले पर थी। हान चेरिन ने उसे तुरंत हार मानने और मिस्टर सीवू से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठने को कहा। ली येजुन ने तलवार को हाथ से हटाया और कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसे कायर और घटिया हमले से पकड़ा है। हान चेरिन ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वो उसे पहला हमला करने देगा। ली येजुन ने जवाब दिया कि उसने पहला मूव करने की अनुमति दी थी, लेकिन धोखे से हमला करने की नहीं। हान चेरिन ने कहा कि अगर ये एक असली लड़ाई होती तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए ये उसकी गलती थी कि वो तैयार नहीं था। या फिर क्या एक एस रैंक हंटर के पास बेसिक कॉम्बैट सेंस भी नहीं होता? हान चेरिन ने फिर से उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया। ली येजुन इतनी आसानी से हार मानने और खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। उसने फिर से मना कर दिया। हान चेरिन ने उसके व्यवहार को बेहद घटिया कहा। ली येजुन ने फिर से उसे पहला हमला करने के लिए कहा। सीवू को साफ समझ आ गया कि मामला बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रहा था। आखिरकार हान चेरिन का सामना अभी भी एक एस रैंक हंटर से था, तो क्या उसे उन्हें रोकना चाहिए या फिर नहीं? उसी पल सीवू को कुछ याद आया। उसने खुद से पूछा, क्या ये आदमी थोड़ा पागल नहीं है? एक और एक्सचेंज के बाद हान चेरिन और ली येजुन की तलवारें फिर टकराईं। तेज मूवमेंट के साथ हान चेरिन ने बिजली जैसी स्पीड से एक जबरदस्त हॉरिजॉन्टल स्लैश किया, लेकिन ली येजुन ने उसे ब्लॉक कर लिया और पीछे कूद गया। ट्रेनिंग हॉल में मौजूद कांग मिंजा ने पूछा कि क्या इन्हें रोक नहीं देना चाहिए, लेकिन सीवू ने कोई जवाब नहीं दिया। जो वो देख रहा था उससे उसे साफ पता चल गया था कि हालांकि हान चेरिन ने जैंग सैनफिंग की एसएस रैंक ताइजी सीखी थी, फिर भी वो उसे अभी पूरी तरह हैंडल नहीं कर पा रही थी। और उसका ओपोनेंट ली येजुन कोरिया के 6 एस रैंक हंटर्स में से एक था। एक ऐसा हंटर जिसके पास एक चीट ट्रेट है जो उसे सामने वाले के हथियार, आदतें, फाइटिंग स्टाइल और यहाँ तक कि यूनिक ट्रेट्स तक कॉपी करने देता है। ली येजुन ने माना कि हान चेरिन इतनी भी बुरी नहीं है। उसका ट्रेट एस रैंक कॉपी है, लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान नहीं है। वो अपनी कॉपिंग कैपेबिलिटी से आगे की चीजें कॉपी नहीं कर सकता। असल में ये आदमी शायद उनके हाई क्वालिटी इक्विपमेंट से जल रहा था, हान चेरिन की ओरेलियन सॉर्ड और सीवू के ओरेचल्कम गॉन्टलेट से। ली येजुन ने अपने बाल पीछे किए और हान चेरिन को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा कि वो क्या कर रही है, क्यों वो ऐसे लड़ रही है जैसे उसकी स्किल्स बेहद घटिया हों। आखिरकार वो अब भी एक कीड़े से ज्यादा मजबूत नहीं है। ली येजुन की बातें हान चेरिन ने साफ सुनी। उसने उसे तुरंत चुप रहने को कहा और हमला कर दिया। ये देखकर सीवू समझ गया कि हान चेरिन अपने ओपोनेंट की उकसावे में फंस चुकी है। ऐसी हालत में उसकी हार लगभग तय थी। हान चेरिन ने डिस्टेंस कम करते हुए एक चौड़ा हॉरिजॉन्टल स्लैश किया, जिसे ली येजुन ने आसानी से डॉज कर लिया। तुरंत उसके बाद ली येजुन घूमकर हान चेरिन को किक मार बैठा। आखिरी पल में हान चेरिन ने अपने हाथों से वार को ब्लॉक किया और डैमेज को थोड़ा कम कर लिया। वह कुछ दूरी पर जा गिरी और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। ली येजुन ने पूछा कि क्या बस इतना ही कर सकती है वो? ये तो बेहद इनसिग्निफिकेंट लग रहा था। ली येजुन की प्रोवोकेशंस में फंसकर हान चेरिन मुश्किल से उसके वारों को रोक पा रही थी। उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी और एंग्जाइटी बढ़ती चली गई। तभी सीवू ने हान चेरिन से कहा कि इस वक्त उसका मन बहुत ज्यादा टेंस है। उसने पूछा कि क्या उसे ताइजी के 3 जरूरी पहलू याद हैं,
जिनके बारे में उसने उसे बताया था? हान चेरिन ने एक पल सोचा। अगले ही सेकंड उसे समझ आ गया कि सीवू क्या कहना चाहता था। वो सच में ली येजुन की प्रोवोकेशंस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। हान चेरिन ने खुद से कहा कि उसे अपने मन को शांत करना होगा। माइंड, की, बॉडी, ताई ची के ये तीनों पहलू एक साथ हार्मनी में आने चाहिए। हान चेरिन ने अपना मन संतुलित किया। दूर से ही ली येजुन ने महसूस किया कि हान चेरिन की ऑरा अचानक बदल गई है। ली येजुन सोचने लगा कि आखिर ताइजी के वो 3 अहम पहलू कौन से हैं जिनकी बात उस आदमी ने की थी। मन को शांत करते हुए हान चेरिन एक स्टांस में खड़ी हुई और ली येजुन से कहा, अब वो उसे अपनी असली ताकत दिखाएगी। उसी पल हान चेरिन पीछे की ओर उछली और सीधे ली येजुन की तरफ झपट पड़ी। किसी वजह से उसके अंदर एक ऐसी छुपी हुई शक्ति थी जिसे येजुन चाहे जितनी कोशिश कर ले कॉपी नहीं कर पा रहा था। जिस सेकंड हान चेरिन ने मूव किया, ली येजुन ने बार बार अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से यह बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। जैसे ही येजुन को यह एहसास हुआ, हान चेरिन पहले ही उसके काफी पास पहुंच चुकी थी और उसने कहा, खत्म हो गया। इसे मानने को तैयार न होते हुए ली येजुन ने चाय पर चिल्लाते हुए कहा कि वो सिर्फ एक ए रैंक हंटर है और उसकी अपनी ताकत उसे संभालने के लिए काफी से ज्यादा है। अपनी पूरी ताकत ब्लेड में डालते हुए ली येजुन ने हान चेरिन पर काउंटर अटैक किया, जिससे दोनों की तलवारें आपस में टकरा गईं। इतनी जबरदस्त टक्कर से एक शॉकवेव निकली जिसने कैंग मिंजे को भी पैरों से उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद हान चेरिन और ली येजुन के टकराव के पॉइंट पर एक जोरदार एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। घने धुएं की परत के बीच चेरिन ने सीवू को उसे पुकारते हुए सुना, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ पूरी तरह गायब हो गई। कुछ दिन बाद सीवू ने कहा कि ये सब बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। आखिरकार उसके चैनल कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड पर 250,000 नए सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके थे। उस वक्त सीवू ने सोचा कि ये ली येजुन सच में पूरी तरह पागल था। बिना किसी वजह के वो अचानक उससे इक्विपमेंट मांगने लग गया था। लेकिन जो भी हो, ली येजुन की वजह से ही उसके यूट्यूब चैनल को ज़बरदस्त एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिली थी। खुशी में ज़्यादा पीछे झुकने की वजह से सीवू की चेयर पलट गई और उसे काफ़ी दर्द भी लगा। वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और जो हुआ उससे काफ़ी डर भी गया। फिर भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एक ताकतवर एस रैंक हंटर ए रैंक से हार गया और अजय से हराया जा सकने वाला बन गया। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि क्या हान चेरिन एक दिन 13 हीरो हंटर्स में से एक बन जाएगी। हालांकि लोग हान चेरिन की जीत से खुश थे, लेकिन असलियत ये थी कि हान चेरिन काफ़ी देर से अनकॉन्शियस थी। एक्सप्लोजन के बाद सीवू ने उसे तुरंत उठाया और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसने तुरंत अपनी एस रैंक डिवाइन मेडिकल आर्ट से इलाज शुरू न किया होता तो हालात कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ली येजुन एक एक्सपीरियंस्ड एस रैंक हंटर था, इसलिए उसके कॉन्शियस रहने की वजह से उसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि असल में वो जल्द ही ताइची की पावर के अलावा किसी और चीज़ से प्रभावित हुआ। उसी दौरान सीवू ने मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी और सोचा कि यह कौन हो सकता है। मैसेज पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि ये कौन है। ये हान मिना थी, हान चेरिन की आंट, जो अचानक कॉन्टैक्ट करने के लिए माफ़ी मांग रही थी। एसएच ग्रुप हेडक्वार्टर्स हान मिना ने माना कि ये एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सीवू को रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद दिया। सीवू ने थोड़ी ऑकवर्ड आवाज़ में कहा कि चूंकि वो उसकी आंट हैं तो उनके लिए समय निकालना उसे अच्छा ही लगेगा। हान मिना को मानना पड़ा कि सीवू बातों में काफ़ी स्मूथ है। हान मिना ने सीवू को बताया कि उसने यूट्यूब पर अपलोड किया गया वीडियो देखा है और उसी वजह से उसने कॉन्टैक्ट किया। एसएच ग्रुप उस वीडियो को प्रमोशनल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। तभी सीवू को एहसास हुआ कि हान चेरिन और उसकी आंट दोनों ही छोटी मोटी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। उसने सोचा कि शायद ये हान फैमिली की कोई स्पेशल ट्रेट है। सीवू ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वे सच में हान चेरिन और ली येजुन की फाइट वाले वीडियो को एसएच ग्रुप प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हान मिना ने कहा कि हाँ, वो सही समझ रहा है और शायद उसे अभी पता नहीं है, लेकिन हान चेरिन जल्द ही माओटाओ कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये सुनकर सीवू चौंक गया और पूछा कि क्या वो चाइनीज़ हंटिंग कंपनी माओटाओ की बात कर रही हैं। हान मिना ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। उसने समझाया कि अगर वे इस वीडियो का इस्तेमाल कर पाए तो ये हान चेरिन के लिए बहुत मददगार होगा और वो डील आसानी से क्लोज कर पाएगी। और वे ये सब मुफ्त में नहीं मांग रहे थे, इसके बदले उसे गारंटी दी जाएगी। सीवू ने पूछा कि किस तरह की गारंटी। हान मिना ने कहा कि पूरी बिजनेस एनालिसिस अभी करनी पड़ेगी, लेकिन वर्स्ट केस में भी उसे लगभग 20 बिलियन वन मिल सकते हैं। ये सुनते ही सीवू ने जो पी रखा था वो शौक में उगल दिया। उसने तुरंत माफ़ी मांगी और टेबल साफ करने लगा। हान मिना ने कहा कि उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है और सीवू से थोड़ा वेट करने को कहा। सीवू अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इतनी आसानी से 20 बिलियन वन की बात कर सकता है। कॉल ख़त्म करने के बाद
हान मीना ने माफ़ी मांगी और जल्दी जल्दी निकलते हुए कहा कि उसे चेयरमैन के ऑफिस जाना होगा। हान मीना के अचानक जाने से हैरान होकर सीवू ने कहा कि वो समझ गया और उसे सेफ जर्नी विश की। चेयरमैन ऑफिस दरवाज़ा खटखटाने के बाद हान मीना ने कहा कि डायरेक्टर हान मीना आ गई हैं। चेयरमैन हान पेसान ने उसे अंदर आने को कहा। अंदर आते ही हान मीना ने पूछा कि क्या ये सच है कि माओ टाओ हान चेरिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। सबसे बड़े बेटे हान ग्वांगुक ने उसे याद दिलाया कि वो चेयरमैन के सामने है और आवाज़ नीची रखने को कहा। दूसरे बेटे हान जेमिंग ने जोड़ा कि ये फैमिली मीटिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। तीसरे बेटे हान जुंगजिन ने कहा कि भले ही वो सबसे छोटी हो लेकिन उसे अपनी उम्र के हिसाब से प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए। हान मीना ने अनजाने में जीभ चटकाई और कहा, क्या और मेरे सारे भाई यहाँ क्यों बैठे हैं? चेयरमैन हान टेसान ने उसे बैठने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा कि जैसा कि सब सुन चुके हैं, माओ टाओ से कॉल आया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। हान मीना ने याद दिलाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 11 ट्रिलियन वॉन का था और अब वे कह रहे हैं कि इसे एक रात में कैंसिल कर दिया गया। वजह क्या है? चेयरमैन ने जवाब दिया कि मोटाओ के अनुसार वे एसएच हंटर्स गिल्ड पर भरोसा नहीं कर सकते। हान मीना ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो उन्हें शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था। हान ग्वांगुक ने अपनी छोटी बहन हान मीना को याद दिलाया कि उनके पास ऐसा करने के अपने कारण हो सकते हैं। हान मीना ने पूछा कि भला और कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं। आखिरकार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हान चेरिन की पोजीशन को ऊपर उठाता है, एक ऐसी इंसान की जो उनकी शेयर्स नहीं छीन सकती, तो शायद उन्होंने पहले से ही ऐसे कदम उठा लिए हों। हान ग्वांगुक उसके शब्द सुनकर सिहर गया। हान ग्वांगुक साफ तौर पर नाराज हो गया और बोला कि ये एक बिल्कुल ही बेतुका अंदाज़ा है। उसने आगे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एसएच ग्रुप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और फिर उसने कहा कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी भतीजी के शेयर्स छीनने के लिए 11 ट्रिलियन वॉन के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। हान मीना ने पूछा कि जब वो एसएच कंस्ट्रक्शन की हेड बनी थी तब क्या उसे याद है कि एक खास इंसान की वजह से कंपनी को कितना नुकसान झेलना पड़ा था। मीडिया हर जगह ये खबर चला रहा था कि एसएच ग्रुप की लग्जरी अपार्टमेंट सस्ते मटीरियल से बनाई गई थीं। हान ग्वांगुक ने पूछा कि क्या वो बिना किसी सबूत के उस पर मटीरियल्स बदलने का आरोप लगा रही है। हान मीना ने कहा कि अगर लड़ना है तो उससे लड़े, लेकिन उस बच्चे को मत छुए जो कुछ भी नहीं जानती। जैसे ही हान ग्वांगुक जवाब देने वाला था, कमरे में उंगलियों के टैपिंग की आवाज़ गूंज उठी। हान ग्वांगुक को मानना पड़ा कि उसने शर्मनाक व्यवहार किया था। इसके बाद हान मीना ने भी चेयरमैन से माफ़ी मांगी। हान तैसन ने कहा कि मोटाओ वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और मोटाओ की तरफ से कहा गया है कि वे जल्द ही बातचीत के लिए आएंगे। माओ टाओ की तरफ से जांग वे जल्द ही कोरिया आने वाला है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। आखिरकार जांग वे खुद यूं वेरान का डायरेक्ट डिसाइपल है। योंग युलान उन 13 हीरो हंटर्स में से एक है जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाया था। हान मीना उछल पड़ी और अपने पिता से पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि जांग वे सीधे हान चेरिन से नेगोशिएशन करेगा। हान तैसन ने तुरंत इसकी पुष्टि की। हान मीना ने तुरंत कहा कि चेरिन अभी बहुत छोटी है और मैनेजमेंट के फील्ड में उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हान तैसन ने कहा कि एसएच ग्रुप कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। उसने आगे कहा कि कोरिया की पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड एसएच ग्रुप के इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह। अगर वे इस ग्रुप को लीड करते हैं तो उन्हें आगे चलकर बड़ी ट्रायल्स और कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ेगा और चेरिन भी एसएच ग्रुप का हिस्सा है। हान तैसान ने हान मीना से ये याद रखने को कहा और उसे जाने का इशारा किया। इसी दौरान सीवू बाहर ट्रेनिंग कर रहा था। सीवू ने बिजली जैसी तेज अटैक्स की एक सीरीज की, फिर आगे झपट्टा मारते हुए एक हॉरिजॉन्टल अटैक किया और ज़मीन से उछल गया। इसके तुरंत बाद उसने पूरी ताकत से अपनी फिस्ट नीचे गिराई। ये देखकर हरक्यूल्स हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है और ये भी कि सीवू अचानक इतना अच्छा क्यों हो गया है। सीवू घूमते हुए एक ज़बरदस्त किक मारता है। कुछ देर बाद जब सीवू बैठकर आराम करने लगा तो चौंका हुआ हरक्यूल्स ने पूछा कि क्या उससे सच में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। हैरान होकर सीवू ने पूछा कि क्या वाकई कुछ बदल गया है। उसने माना कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता कि क्या बदला है। हरक्यूल्स ने कहा कि सिर्फ उसे ट्रेनिंग करते देखकर ही पता चल जाता है कि वो कितना इम्प्रूव कर चुका है। सीवू ने अपनी ब्रेसलेट की तरफ देखा और सोचा, क्या ये सब सच में ब्रेसलेट की वजह से है? ब्रेसलेट पर लगी एनहांसमेंट एनग्रेविंग उसकी सभी स्किल्स को 10% बढ़ा रही थी। इस दौरान हरक्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट्स की मास्टरी 28.5% तक पहुंच चुकी थी। हरक्यूलिस ने माना कि ग्रोथ रेट के मामले में सीवू निस्संदेह एक जीनियस है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उससे ज़्यादा स्लो लर्नर कोई नहीं है। सीवू को मजबूरन मानना पड़ा कि स्किल्स बढ़ने के बावजूद वो अगली टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रहा। उसने पूछा कि क्या वो टेक्निक सीखना उसके लिए संभव भी है। हरक्यूल्स ने कहा कि ये बेहद मुश्किल होगा क्योंकि आखिरकार ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक फॉर्म है। सीवू ने पूछा कि और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। हरक्यूल्स ने समझाया कि उसकी डिवाइन मार्शल आर्ट्स में टेक्निक्स और फॉर्म्स दोनों होते हैं।
टेक्निक वो होती है जो बेसिक मूवमेंट्स को जोड़कर बनती है, जबकि फॉर्म कई टेक्निक्स की एसेंस को जोड़कर बनने वाली कंटिन्यूअस मूवमेंट्स की श्रृंखला होती है। और जो सीवू इस समय सीख रहा है वह टेक्निक नहीं बल्कि फॉर्म है। इसी वजह से उसे सीखना इतना मुश्किल है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यहाँ तक कि जुगे लियांग की एस जोड़ रैंक इनसाइड भी हिचकिचाने लगा। हर्क्यूल्स ने देखा कि सीवू को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने कहा कि वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करेगा। उसने घुटना उठाते हुए समझाया कि डिसेंडिंग ड्रैगन स्ट्राइक किक की एसेंस को दर्शाता है। फिर उसने हाथ उठाया और बताया कि स्काई शैटरिंग सुपर स्ट्राइक में स्ट्राइकिंग की एसेंस होती है। ये सब टेक्निक्स हैं, लेकिन फॉर्म इन दोनों टेक्निक्स की एसेंस का सिंथेसिस होता है। ये कहते हुए हर्क्यूल्स झुका और सामने लगातार पंचेस मारे, फिर किक्स के साथ सीक्वेंस पूरा किया। ये देखकर सीवू को कंटिन्यूअस मूवमेंट्स का आइडिया मिला। सीवू नर्वसली हंसा और पूछा कि क्या वो कभी ऐसा कर पाएगा। हर्क्यूल्स ने जवाब दिया कि बिल्कुल, लेकिन इसमें करीब 12 साल लगेंगे। सीवू ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो तो अपने बॉडी रिकंस्ट्रक्शन पर भी काम कर रहा है। हर्क्यूल्स ने कहा कि अगर वो पूरी तरह बॉडी रिकंस्ट्रक्ट कर ले तो ये समय घटकर 4 साल रह जाएगा। फिर भी 4 साल सुनकर सीवू उदास हो गया। तभी हर्क्यूलिस ने जोड़ा, लेकिन अगर तुम मेरी स्पेशल ट्रेनिंग लोगे तो सब कुछ बदल सकता है। सीवू ने फिर से माफ़ी मांगी और हर्क्यूलिस से सवाल पूछने ही वाला था। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रिपोर्टर ने कहा कि वो आ चुका है और तुरंत ही सबने अपने कैमराज ऑन कर लिए। आखिरकार जांग वे खुद कोरिया पहुंच चुका था। जांग वे ने रिपोर्ट मांगी। इसके तुरंत बाद एक महिला ने उसे बताया कि एसएच हंटर्स गिल्ड के साथ मीटिंग 2 दिन बाद शेड्यूल्ड है। जांग वे ने पूछा कि क्या इसकी कोई वजह है और क्या उसे सच में पूरे 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सेक्रेटरी ने माफी मांगी। चारों तरफ कैमरास लगातार जांग वे की फोटोज खींच रहे थे, जो उसे अब इरिटेट करने लगा था। जैसे ही जांग वे ने उन कैमरास की तरफ नजर डाली, सारे कैमरास अचानक मैलफंक्शन करने लगे। जब कंफ्यूज्ड कैमरामैन ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैमरास में क्या खराबी आ गई है, जांग वे और उसकी सेक्रेटरी शांति से एयरपोर्ट छोड़कर निकल गए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सीवू फिर से हर्क्यूल्स के साथ हुई अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगा। उसे समझ आ गया था कि भले ही उसके बॉडी रिकंस्ट्रक्शन में प्रोग्रेस हो रही हो, फिर भी उसे कम से कम 4 साल लगने वाले थे। बॉडी रिकंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर वो हर्क्यूलिस से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर फॉर्म सीखता तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता। शायद वो इससे तेज भी सीख सकता था। सीवू ने सोचा कि पहले गॉड ट्यूब के कुछ दूसरे चैनल्स चेक करके देखता है, लेकिन जैसे ही उसने अगले मंथली सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देखी, वो एकदम फ्रीज हो गया। अचानक वो चिल्ला उठा, ये 16 मिलियन वन क्यों है? उसकी आवाज सुनकर बस में बैठे लोग डर गए। करंट सब्सक्रिप्शन फी पहले ही 15.1 बिलियन वन थी। बस से उतरते हुए सीवू के दिमाग में टोटल मंथली अमाउंट घूमने लगा, 31.1 बिलियन वन। रास्ते से गुजर रहे एक आदमी ने भी सोचा कि शायद इस आदमी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। 31.1 बिलियन वन कोई छोटी रकम नहीं थी। ये तो किसी फेमस टीवी शो में जीती जाने वाली रकम के बराबर थी। इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचते सोचते सीवू का चेहरा डर से जम गया। बस वाला आदमी पक्का समझ गया कि ये आदमी सच में पागल है और वो जल्दी से वहां से चला गया। खुद पर चिल्लाने के बाद सीवू ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पैसे कमाते रहना पड़ेगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी हान मिना ने ऑकवर्डली कहा कि इसी वजह से वो कमर्शियल शूट जिसका उसने जिक्र किया था उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। सीवू एकदम स्टन्ड रह गया। उसके 20 बिलियन वन का क्या होगा? क्या इसका मतलब माओ टाओ कॉर्पोरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट? सीवू ने पूछा कि क्या इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है? हान मिना ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही है। आखिरकार उसका कॉन्ट्रैक्ट माओ टाओ कॉर्पोरेशन के साथ था। इस कॉन्ट्रैक्ट से हान चेरिन की पोजीशन एसएच ग्रुप में काफी मजबूत हो जाती, लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। सीवू ने कहा कि ये सब कॉन्ग्लोमरेट मैनेजमेंट की पावर स्ट्रगल की वजह से लग रहा है। हान मिना ने कहा कि अब भी एक चांस है, क्योंकि जांग वे खुद कोरिया आया है हान चेरिन से मिलने। ये सुनकर सीवू थोड़ा खुश हुआ और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि 20 बिलियन वन मिलने की अब भी उम्मीद है? हान मिना ने कहा कि चांसेस बहुत कम हैं। फिर उसने समझाया कि चाइना में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्वानसी। सीवू इसे एक तरह का नेटवर्क समझ सकता है। ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसे आउटसाइडर्स के लिए नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ग्वानसी कल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो निगोशिएशन लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगी, और यही सच्चाई थी। निगोशिएशन शुरू होने से पहले उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए उन्हें हर पॉसिबल कोशिश करनी होगी। अचानक दूर पर नॉक हुआ। एक आदमी ने कहा कि उसके पास अर्जेंट मैसेज है। हान मिना ने कहा कि वो अंदर आ सकता है। उस आदमी ने बताया कि इस समय जांग वे एसएच हंटर्स गिल्ड में मौजूद है और माओ टाओ कॉर्पोरेशन ने यंग लेडी के साथ निगोशिएशन शुरू कर दी हैं। ये सुनकर हान मिना शॉक में आ गई, क्योंकि ये सब बहुत अचानक हो गया था। एसएच हंटर्स गिल्ड में जांग वे ने कहा कि जॉइंट डंजन रेड्स वाला करंट कॉन्ट्रैक्ट माओ टाओ कॉर्पोरेशन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। हान चेरिन ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बताईं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एसएच गिल्ड को रेड बाय प्रोडक्ट्स का 30% मिलता था। उसने कहा
कि उसे ये माओ टाओ कॉर्पोरेशन के लिए बड़ा नुकसान नहीं लगता। जांग वेई ने जवाब दिया कि फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि चाइनीज डंजन्स में फॉरेन हंटर्स को एंट्री देना आसान नहीं होगा। इसके अलावा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को मनाना भी मुश्किल होगा। हान चेरिन ने कहा कि उसने सुना है कि चाइना में कई ऐसे डंजन्स हैं जिन्हें कोई कॉन्कर नहीं कर पा रहा। इसी वजह से बार बार डंजन ब्रेकआउट्स होते हैं और काउंटलेस ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं। अगर वे इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी रखें तो नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए उसे लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। जांग वेई ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि एसएच हंटर्स गिल्ड में इतनी कैपेबिलिटी है। हान चेरिन ने लैपटॉप खोला और जांग वेई को अपनी एस रैंक हंटर के साथ स्पारिंग का वीडियो दिखाया। जांग वेई ने वीडियो पॉज करके हान चेरिन और ली येजुन की फाइट को ध्यान से देखा। वीडियो का एक हिस्सा देखने के बाद जांग वेई ने माना कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे झटका दिया। उस पावर को देखकर जांग वेई ने पूछा, आखिर उसके पास इतनी ताकत आई कैसे? हान चेरिन ने जवाब दिया कि ये मार्शल आर्ट उसे मिस्टर मेंग सिवू ने सिखाई है। जांग वेई ने मन ही मन इस सिवू के बारे में सोचा। उसी समय हॉल का दरवाजा खुला और हान मिना ने अंदर आते हुए माफी मांगी। जांग वेई ने पूछा कि ये सिवू कौन है। सिवू ने खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या वो उसी के बारे में बात कर रहा है। जांग वेई ने पूछा कि क्या उसका नाम सिवू है। सिवू को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। हान चेरिन ने ट्रांसलेट किया कि वो पूछ रहा है कि क्या उसका नाम सिवू है। ये सुनकर सिवू हैरान रह गया कि हान चेरिन को चाइनीज आती है। चेरिन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। तभी सिवू को एहसास हुआ कि ये लड़की उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा इनक्रेडिबल है। जांग वेई ने सिवू से पूछा कि क्या वही इंसान है जिसने एसएच गिल्ड के मास्टर हंटर्स को ताइजी सिखाया था। सिवू ने जवाब दिया कि हाँ, वही था। इसके बाद जांग वेई ने पूछा कि वो ताइजी के बारे में कैसे जानता है और वो उनकी सेक्ट की पावर को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। सिवू ने पूछा कि वो उनकी सेक्ट से क्या मतलब ले रहा है। फिर उसे समझ आया, क्या इसका मतलब ये है कि जांग वेई की सेक्ट वही है जो जांग सानफेंग की सेक्ट है? चाइना में हर सेक्ट की अपनी अलग मार्शल आर्ट्स होती है और जांग वेई जांग सानफेंग की सेक्ट का सदस्य था। वो उन डिसाइपल्स में से एक था जो ताइजी का अभ्यास करते हैं। जांग वेई ने सिवू से पूछा कि उसने ताइजी कहाँ से सीखी और वो उसे किस तरह इस्तेमाल करता है। सिवू मुस्कराया, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो वो चाइनीज गुआंची कल्चर का इस्तेमाल कर सकता था। सिवू ने जांग वेई से कहा कि यह एक सीक्रेट टेक्निक है जो उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये सुनकर जांग वेई चौंक गया और पूछा, तो क्या ताइजी तुम्हारे फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है? सिवू ने जवाब दिया, हाँ। इसके तुरंत बाद जांग वेई ने पूछा, तो क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम एंसेस्टर मेंग के मार्शल डिसेंडेंट हो? सिवू ने शांति से कहा कि हाँ, ये सही है। और जिस ताइजी की वे बात कर रहे हैं, सिवू ने जांग वेई की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ताइजी असल में हमारे फैमिली से ओरिजिनेट हुई थी? हान मिना ये सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। सिवू जिस तरह से चाइनीज सेक्ट की बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट वॉर डिक्लेयर करने जैसा लग रहा था। हान मिना ने ऑकवर्डली जांग वेई की तरफ देखा और कहा कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अचानक जांग वेई जोर से खड़ा हो गया और चिल्लाया, उसने अभी क्या कहा? क्या वो हमारी सेक्ट का अपमान कर रहा है? सिवू समझ गया कि जांग वेई खुद जांग सानफेंग के अंडर ट्रेन हुआ था। इसका मतलब ये था कि एक तरह से वही सोर्स था। सिवू ने शांति से पूछा, तुम ताइजी के बारे में कितना जानते हो? जांग वेई ने गुस्से में पूछा, क्या तुम सच में मुझे ड्यूएल के लिए चैलेंज करना चाहते हो? सिवू ने जवाब दिया, नहीं, वैसा नहीं है। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं ताइजी के बारे में क्या जानता हूँ। जांग वेई ने कहा, तो फिर मुझे अपनी आंखों से सब देखना होगा। एसएच हंटर्स गिल्ड के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल में जांग वेई ने सिवू से कहा कि ताइजी वुडांग की यूनिक मार्शल आर्ट है जिसे ट्रू मैन जांग सानफंग ने स्थापित किया था। ये लेगेसी एक एंशिएंट और अनचेंजिंग फोर्स की तरह चली आ रही है, लेकिन सिवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने ताइजी सीधे जांग सानफेंग से सीखी थी। जांग वेई के लिए ये मायने नहीं रखता था कि सिवू एल्डर मेंग का सक्सेसर है या नहीं, क्योंकि कन्फ्यूशन मार्शल आर्ट्स की लिनियज यहाँ बहुत पहले ही टूट चुकी थी। दूसरे शब्दों में उसके हिसाब से ये आदमी ताइजी की पावर चुराकर सीख रहा था। सेक्ट के वर्तमान हेड के रूप में वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। जांग वेई ने फाइटिंग स्टांस ली और ताइजी की ऑरा बाहर फैलने लगी। हान मिना को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। उसे बस इतना पता था कि अब कॉन्ट्रैक्ट की कोई उम्मीद नहीं बची। जांग वेई ने कहा कि वो सिवू को पहला वार करने का मौका देगा। सिवू ने कहा कि वो बिल्कुल भी हाथ पीछे नहीं खींचेगा। अगले ही पल जांग वेई ने देखा कि सिवू अपने स्थान से लिटरली गायब हो गया और फिर अचानक उस पर कहीं से हमला हुआ। आखिरी पल में जांग वेई ने वार को ब्लॉक कर लिया और समझ गया कि ये पावर सच में ताइजी ही है। अचानक सिवू हवा में घूमते हुए फिर से वार करता है। जांग वेई सोचने लगा, क्या वो हवा में उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है? जांग वेई चिल्लाया, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताइजी क्या होती है। अचानक हवा में एक स्वॉर्ड मार्क कटा और सिवू जांग वेई के पीछे प्रकट हो गया। अगले ही पल जांग वेई जोर जोर से खून खांसने लगा। जांग सेक्ट के मेंबर्स को यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके सेक्ट लीडर को इंटरनल इंजरीज हो चुकी थीं। जांग वेई खुद भी समझ नहीं पा रहा था
ये हुआ कैसे? किसी तरह उसकी ताइजी अब्जॉर्ब कर ली गई थी। और क्या इसका मतलब ये था कि इस आदमी की ताइजी ज्यादा फंडामेंटल थी? दांत भींचते हुए जांग वेई बोला, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। अचानक सिवू ने जांग वेई में बदलाव महसूस किया। सेक्ट के मेंबर्स चिल्लाने लगे, यह बुरा है, हमें उसे रोकना होगा। जांग वेई को पूरा यकीन हो गया था कि ताइजी का सोर्स इसी आदमी के अंदर है। एक मेंबर ने चिल्लाकर कहा, लीडर क्यू डिविएशन में चला गया है। जांग वेई की क्यू इतनी अनस्टेबल हो चुकी थी कि कोई उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। सब लोग उसे रुकने के लिए चिल्ला रहे थे। पूरे हॉल में मौजूद लोगों में सिर्फ हान चेरिन ही थी जिस पर दबाव कम असर कर रहा था। सिवू को मानना पड़ा कि स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। हवा में उफनती हुई क्यूआई को देखते हुए उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसके सामने आने वाली हर चीज और हर घटना न तो किसी शुरुआत से बंधी है और न ही किसी अंत से। ताइजी पूरे यूनिवर्स की सबसे उच्चतम हार्मनी है। Hercules Divine Martial Arts Form 2 Sky Shattering Super Strike। आखिरी पल में जांग वेई ने अपने सामने एक विशाल नीला टाइगर देखा। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उसे लगातार पुकार रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोल दी। एक सबऑर्डिनेट ने लीडर से पूछा कि क्या वो ठीक हैं। जांग वेई ने पूछा कि अभी अभी हुआ क्या था। तभी एक सबऑर्डिनेट ने समझाया कि सेक्ट लीडर क्यूई डिविएशन में चले गए थे। ये सुनकर जांग वेई हैरान रह गया। उसने पूछा कि फिर उसे कोई गंभीर नुकसान क्यों नहीं हुआ और वो पूरी तरह सुरक्षित कैसे रहा। सबऑर्डिनेट ने जवाब दिया कि माइंग सिवू नाम के एक आदमी ने उनकी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कर लिया था। जांग वेई को ये बात बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं लगी। उसने पूछा कि कोई इंसान उसकी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर सकता है। वो अनकॉन्शियस पड़े सिवू की तरफ मुड़ा और फिर से पूछा, ये आदमी, क्या इसकी इंटरनल एनर्जी मुझसे ज्यादा फंडामेंटल है? क्या इसका सोर्स मुझसे भी गहरा है? और क्या ये ताइजी है? उधर हान मिना और हान चेरिन सिवू को होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। तभी होश में आ चुका जांग वेई उनके पास आया। जांग वेई ने कहा कि सिवू बस अनकॉन्शियस है, उसे कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। उसकी आवाज सुनते ही हान मिना और हान चेरिन आगे आकर सिवू के सामने खड़ी हो गईं और जांग वेई को रुकने का आदेश दिया। हान मिना ने याद दिलाया कि उनका ड्यूएल पहले ही खत्म हो चुका है। अचानक जांग वेई ने जोर से कहा, वुडांग सेक्ट का लीडर जांग यिलमन का पुत्र जांग वेई। इसके बाद उसने झुककर सिवू को सल्यूट किया और उसे ग्रेट फाउंडर का डिसेंडेंट मानते हुए सम्मान दिया। हान ग्रुप हेडक्वार्टर्स। हान जुंगजिन ने अनुमान लगाया कि हान चेरिन और माओ टाओ के बीच निगोशिएशंस अब तक पूरी हो चुकी होंगी। हान जंगजिन को याद आया कि जांग वेई काफी इम्पेशेंट था और उसने सुना था कि हान मिना भी वहां मौजूद थी। ये सुनकर हान जुंगजिन हैरान हुआ और पूछा कि हान मिना वहां क्यों जाएगी। हान जुंगजिन ने जवाब दिया कि ये तो साफ है, वो अपनी नीस की चिंता में गई होगी। भले ही वो सीधे मदद न कर सके, फिर भी वो वहां पहुंची। हान जुंगजिन ने मजाक में कहा कि क्यों न वो हान मिना पर कोई चाल चले, आखिर वे सब वही हैं। ये सुनकर हान जुंगजिन चौंक गया और पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। हान जुंगजिन ने कहा कि वो ये अकेले कर सकता है, लेकिन हान जुंगजिन ने उसे सलाह दी कि ये आइडिया छोड़ दे। भले ही हान मिना सबसे छोटी है, लेकिन वो कोई ऐसी इंसान नहीं है जिससे हल्के में निपटा जाए। अगर उसने गलत कदम उठाया तो उसे भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि हान मिना को अकेला छोड़ दिया जाए। उसने आगे कहा कि जैसे ही चेरिन के शेयर्स मिल जाएंगे, हान मिना की कोई अहमियत नहीं बचेगी। फिर उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि उसने ये सब कैसे मैनेज कर लिया। हान ग्वांगुक ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने जवाब दिया, माओ टाओ कॉर्पोरेशन के बारे में सर। हल्की मुस्कान के साथ हान ग्वांगुक ने कहा कि वो इसमें क्या ही कर सकता था। तभी एक एम्प्लॉई भागते हुए ऑफिस में आया और डायरेक्टर को अर्जेंट न्यूज बताई। हान ग्वांगुक ने पूछा कि क्या हुआ। एम्प्लॉई ने बताया कि माओ टाओ कॉर्पोरेशन और एसएच हंटर्स गिल्ड के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ये सुनकर हान जिमिन भड़क गया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हान जुंगजिन ने कहा कि ये नामुमकिन है। एम्प्लॉई ने बताया कि उसे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन माओ ने साफ कहा है, जब तक ग्रेट फाउंडर का डिसेंडेंट वहां मौजूद है, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं। ये सुनकर हान ग्वांगुक ने पूछा, ग्रेट फाउंडर कौन है, और तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगी। एम्प्लॉई ने कहा कि उसे पूरा नहीं पता, लेकिन ये सब मैंग सिवू नाम के किसी व्यक्ति की वजह से हुआ है। ये नाम सुनते ही हान ग्वांगुक ने गुस्से में दांत भींच लिए। वो पहले भी इस आदमी से मिल चुका था और वो मुलाकात बिल्कुल प्लेजेंट नहीं रही थी। एक संतुष्ट हान मिना फोन पर रिपोर्ट कर रही थी कि माओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो चुका है। मोटाओ, जो पहले 30% कमीशन पर भी हिचक रहा था, अब पूरी तरह कमीशन वेव करने को तैयार हो गया था। हान मिना ने माना कि उसने खुद नहीं पता असली वजह क्या थी, लेकिन ये सब चाइनीज ग्वानसी कल्चर से जुड़ा हुआ लग रहा था। तभी सिवू ने आखिरकार आंखें खोल दी। हान मिना ने फोन पर बात कर रहे इंसान से कहा कि थोड़ी देर बाद वापस कॉल करेगी। कॉल काटकर उसने सिवू से पूछा, आखिरकार जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? बॉडी
ठीक है। इतने सारे सवालों से थोड़ा ऑकवर्ड होकर सीवू ने जवाब दिया कि वो ठीक है। फिर उसने चारों तरफ देखा और पूछा, हान चेरिन कहाँ है? हान मीना को ये देखकर हंसी आ गई कि जागते ही सीवू ने सबसे पहले हान चेरिन को ढूंढा। उसने बताया कि हान चेरिन इस समय जांग वे के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रही है। सीवू ने पूछा कि जो कॉन्ट्रैक्ट गिरने वाला था उसका क्या हुआ? हान मीना ने बताया कि एसएच हंटर्स गिल्ड और माओ टाओ आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सहमत हो गए हैं। इतना ही नहीं, यह एक काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। मुस्कुराते हुए हान मीना ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सीवू। ये सुनकर सीवू हैरान रह गया और पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया। एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए हान मीना ने कहा कि हेडक्वार्टर्स पहुंचकर वो सब डिटेल में समझाएगी। फिलहाल उसे एक पेंडिंग वर्क कॉल करनी है। हान मीना ने सीवू से कहा कि डॉक्टर के मुताबिक जागते ही उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसलिए वो तैयार हो जाए। सीवू ने बस सिर हिलाकर सहमति जता दी। वो अभी अभी होश में आया था और उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आखिर में उसने सोचा, जो ताइजी मैंने आखिरी में इस्तेमाल की थी, क्या मैं उस स्काई शैटरिंग शॉकवेव की वजह से बेहोश हो गया था? अचानक सीवू ने अपने स्मार्टफोन की रिंग सुनी। लॉर्ड हर्क्यूलीज ने वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी थी। सीवू सोचने लगा कि ये आदमी अचानक कॉल क्यों कर रहा है। क्या ये स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से है? खैर, उसने कॉल उठा ली। जैसे ही सीवू ने कॉल एक्सेप्ट की, हर्क्यूलिस ने तुरंत कहा कि उसने एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सीवू के आसपास पर पड़ी, वो चौंक गया और बोला, मुझे ये मत कहना कि तुम फिर से हॉस्पिटल में हो। अगर तुम डिवाइन मार्शल आर्ट्स की सुपर पावर इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम तुम्हें हिट तो नहीं लगनी चाहिए थी। सीवू ने कहा कि किसी ने उसे हिट नहीं किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर हर्क्यूल्स और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम अपनी ताकत कंट्रोल कैसे नहीं कर पाए? सीवू ने समझाया कि ये तब हुआ जब उसने स्काई शैटरिंग सुपर स्ट्राइक में ताइजी को ऐड कर दिया। ये सुनकर हर्क्यूल्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि सीवू ने मास्टर जांग सानफेंग की ताइजी टेक्निक को अपने पंच में मिला दिया था। हर्क्यूलीज ने पूछा, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सीवू ने उसे याद दिलाया कि खुद हर्क्यूलीज ने कहा था कि उसकी डिवाइन मार्शल आर्ट्स में ताइजी का एसेंस शामिल है। इस पर हर्क्यूलीज ने समझाया, मैंने एसेंस की बात रेफरेंस के तौर पर कही थी, कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं। इंडिविजुअलिटी एग्जिस्टेंस की यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस को डिनाई या रीराइट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि सिर्फ मास्टर जांग सानफेंग ही असल ताइजी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ मैं ही अपनी डिवाइन मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके, इंटरप्रेट करके और जो तुमने सीखा है उसके आधार पर तुम असली ताइजी को बेस बनाकर अपनी खुद की ताइजी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो बिना ट्रेट्स वाली होगी। ये सब सुनकर सीवू दंग रह गया। हर्क्यूलीज ने आगे कहा, तुम यूनिक ट्रेट्स को सीधे यूज कर सकते हो, लेकिन उस बैटल में तुमने उन्हें सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं किया, तुमने दो यूनिक ट्रेट्स को कंबाइन कर दिया। नॉर्मली ऐसा करने से ट्रेट्स आपस में टकरा जाते हैं। ताइजी और स्काई शैटरिंग सुपर स्ट्राइक को कंबाइन करना असल में इम्पॉसिबल होना चाहिए था। हर्क्यूलीज ने पूछा, क्या तुमने सच में इम्पॉसिबल कर दिया? अगर ऐसा है तो क्या तुम मॉन्स्टर नहीं हो? खुद की तरफ इशारा करते हुए सीवू ने पूछा, क्या सच में मैं ही था? हर्क्यूलीज ने कहा, लगता है मुझे तुम्हारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि सीवू अभी कौन कौन से ट्रेट्स ट्रेन कर रहा है। सीवू ने उसे एक मोमेंट रुकने को कहा और अपने स्मार्टफोन में ट्रेट्स चेक किए। पूरी लिस्ट देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके ट्रेट्स वाकई थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। लिस्ट देखकर हर्क्यूल्स ने माना कि उसे ऐसा कोई ट्रेट नहीं दिख रहा जो नॉर्मली मर्ज हो सके। उसने कहा कि अगर सीवू नए गॉड चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो अच्छा रहेगा। सीवू ने उसे याद दिलाया कि उसके लिए पैसे चाहिए। इस पर हर्क्यूलीज ने कहा, शुरुआत में मैं तुम्हारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से डिजाइन करूंगा, लेकिन यूट्यूब के लिए वीडियो कंटेंट पर भी काम करना होगा। उसने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो गॉड्स के पास तक जाने को तैयार है। वह पूरी ताकत से सीवू को ट्रेन करेगा। हर्क्यूलीज की इतनी सिंसेरिटी देखकर सीवू नेचुरली मान गया। उसने प्रॉमिस किया कि वो हर्क्यूल्स के साथ अच्छा कंटेंट शेयर करेगा। हर्क्यूल्स की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, किस तरह का कंटेंट? सीवू ने थोड़ा सोचा और कहा, ध्यान से सुनो। हान ग्रुप हेडक्वार्टर्स में हान चेरिन ने सीवू का स्वागत किया, जबकि जांग वे ने उसे ग्रेट फाउंडर के डिसेंडेंट के रूप में ग्रीट किया। सीवू ने ऑकवर्डली हंसते हुए जांग वे की ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर ली। हान चेरिन ने सीवू को बताया कि एसएच हंटर्स गिल्ड उसे रिटेल कमीशन देने की प्लानिंग कर रही है। ये सुनते ही सीवू का ध्यान पूरी तरह उस पर चला गया। हान चेरिन ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स चेक कर सकता है। सीवू को अच्छा लगा कि हान चेरिन बिना अननेसेसरी बातों के सीधे पॉइंट पर आ रही थी। उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत एसएच हंटर्स गिल्ड प्रॉफिट्स का 30% डायरेक्टली सीवू को देगा, सीधे 30%। ये सुनते ही सीवू के मुंह से अनायास गास्प निकल गया। उसने दिमाग में कैलकुलेशन की और अचानक फ्रीज हो गया। अर्थ समझ
सोचते ही उसका मुंह खुला रह गया। वो शॉक्ड होकर बोला, क्या ये सच में 30% है? इतनी बड़ी रकम से वो पूरी तरह स्टंट था। सिवू ने पूछा कि आखिर 30% ही क्यों? हान चेरिन ने जवाब दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा हंटर जैंग वे ने भी कहा कि ग्रेट फाउंडर का डिसेंडेंट एसएच हंटर्स गिल्ड में मौजूद है तो वे कोई पेमेंट चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने 30% तुम्हें देने पर अग्रीमेंट किया। हान चेरिन ने कहा कि सिवू को सालाना लगभग 540 बिलियन वन एलोकेट किए जाएंगे। ये सुनते ही सिवू फिर से हक्का बक्का रह गया और बुदबुदाते हुए बोला, 540 बिलियन वन? सिवू फिर से जमसा गया। ये अब सिर्फ 30% की बात नहीं रह गई थी। कुछ सेकंड बाद वो डर के मारे चिल्ला उठा, ये 440 बिलियन वन कैसे हो सकता है? हाथ कांपते हुए सिवू ने पूछा कि क्या ये कोई मजाक है? हान चेरिन ने जवाब दिया कि नहीं, ये मजाक नहीं है और सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। यही वो राशि थी जो एसएच गिल्ड उसे दे रहा था। टेबल पर रखे एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए हान चेरिन ने कहा कि मोटाओ की तरफ से भी उसके लिए कुछ तैयार किया गया है। जांग वे ने बॉक्स का ढक्कन खोला और सिवू की आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर ओरिचाल्कम के 2 टुकड़े रखे हुए थे। जांग वे ने झुककर कहा कि ये उसके मास्टर की प्रॉपर्टी थे और वो इन्हें कोरिया में मास्टर ऑरेलियन को सौंपने लाया था। लेकिन चूंकि वो उस महान फाउंडर के डिसेंडेंट से मिल चुका था जिसने उसकी जान भी बचाई थी, तो ये भले ही छोटा तोहफा लगे, लेकिन अगर सिवू इसे स्वीकार कर ले तो वो आभारी रहेगा। सिवू मुस्कराया। सालाना 540 बिलियन वन, उसके ऊपर ऑरिकलम भी। इतना सब मिलने के बाद वो सच में कुछ भी कर सकता था। कॉल एक्सेप्ट करते ही हरक्यूल्स ने तुरंत अपने मास्टर को नमन किया और कहा कि वो आज से फिर से अपनी शपथ रिन्यू करता है। हरक्यूल्स सीधा खड़ा हुआ और चमकती आंखों से बोला कि वो अपने मास्टर का वफादार सेवक और दास है। सिवू ने थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ उसकी बात मान ली। इसके बाद संतुष्ट हरक्यूल्स ने कहा कि गॉड ट्यूब के लिए जो कंटेंट मास्टर ने उसे दिखाया था, गॉड्स की 2 गॉडेसेस का स्कैंडल या गॉड्स का लव ट्रायंगल, 2 गॉडेसेस अडोनिस के लिए लड़ रही थीं। हरक्यूल्स ने बताया कि उसने एफ्रोडाइट और पर्सेफोन के बीच पूरा स्कैंडल खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद उसके व्यूज और सब्सक्राइबर्स लिटरली एक्सप्लोड कर गए। उसके चैनल पर अब 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। ये एक जबरदस्त हिट था और उसी वजह से उनके हस्बैंड्स को आखिरकार अपनी वाइफ्स की हरकतों के बारे में पता चल गया। सिवू बस चुपचाप सिर हिला रहा। वो समझ गया था कि रोमांस और लव ट्रायंगल से ज्यादा सेंसेशनल कंटेंट कुछ नहीं होता। हरक्यूलिस ने कहा कि इसी वजह से हेफेस्टस और हेडीज ने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। गिफ्ट सुनते ही सिवू क्यूरियस हो गया। क्या ये भी स्फिनिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन होगा? हरक्यूलिस ने कहा कि हाँ, लेकिन इसमें गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी। हाथ में फ्राइंग पैन पकड़े हुए सिवू ने पूछा कि पहले बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये थी कि लॉर्ड हेड्स ने उसे कॉर्नुकोपिया दिया है, लेकिन वो उसे मास्टर तक पहुंचा नहीं सकता। समस्या ये थी कि वो वहां आ ही नहीं सकता। सिवू ने पूछा, कॉर्नुकोपिया क्या मतलब? मन ही मन वो हरक्यूलिस से प्रार्थना कर रहा था कि वो वही लेजेंडरी कॉर्नुकोपिया न हो, वही लेजेंडरी कॉर्नुकोपिया जो खाना, धन और जो चाहो वो पैदा कर देती है। ये सोचते ही सिवू चिल्ला उठा, कॉर्नुकोपिया? हरक्यूलिस इस अचानक चीख से घबरा गया और बोला कि हाँ वही है। कॉर्नुकोपिया उठाते हुए हरक्यूलिस ने कहा कि इसके रहते तो उसे फ्राइड राइस भी पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस निकाल लो। कॉर्नुकोपिया को हरक्यूलिस के हाथ में देखकर सिवू समझ गया कि इससे तो अरबों, यहाँ तक कि अनगिनत धन निकाला जा सकता है। लालच में आकर सिवू ने हरक्यूलिस को आदेश दिया कि वो कॉर्नुकोपिया तुरंत उसे दे दे। हरक्यूलिस ने याद दिलाया कि वो मास्टर के पास आ ही नहीं सकता। सिवू ने पूछा, क्यों? बाकी गॉड्स तो आ जाते हैं। हरक्यूलिस ने बताया कि एक तरीका है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। वो किसी तरह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। फिस्ट भींचते हुए सिवू ने पूछा, तो गुड न्यूज़ क्या है? हरक्यूलिस ने कहा कि हेफेस्टस ने कॉर्नुकोपिया बनाने की सीक्रेट मेथड शेयर करने का वादा किया है। सिवू चौंक गया। उसने कहा कि वो तो पहले से ही हेफेस्टस की डिवाइन मेटलर्जी सीख रहा है, एक ऐसा स्किल जो पैसे तक डुप्लीकेट कर देता है। हरक्यूलिस ने समझाया कि यह हेफेस्टस की टेक्निक है, सीक्रेट नहीं। मतलब साफ था, वो सीधे एसएस रैंक सुपर पावर और एसएस रैंक डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाने वाला है। सिवू समझ गया, यह डायरेक्ट टीचिंग का सीक्रेट है। सिवू ने कहा कि यह सुनने में शानदार लग रहा है और अभी शुरू करने का सुझाव दिया। हरक्यूलिस ने कहा कि वो तुरंत हेफेस्टस को इसकी खबर देगा। सोल के आउटस्कर्ट्स में स्थित एक होटल में टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए ओ जुआन गियोंगी रीजन में पैंडेमोनियम के साथ हुई तबाही के बारे में सोच रहा था। उनके सारे ग्रुप्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे और इसके पीछे सिर्फ एक नाम था, सिवू। ओ जुआन ने सेक्रेटरी से बाक सेओंजे के बारे में पूछा। सेक्रेटरी ने कहा कि उसकी मूवमेंट्स अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई हैं। ये सस्पिशियस था। जो बुकछियों की मौत के बाद और अचानक रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद बाक सेओंजे सब कुछ जानता था और तैयारी में लगा हुआ था। इसका मतलब था उनके पास ज्यादा समय नहीं था। ओ जुआन ने पूछा कि क्या जंगवे और सिवू के बीच कनेक्शन पक्का है? सेक्रेटरी ने कहा, हाँ बिल्कुल पक्का। ओ जुआन ने टेबल पर जोर से मारा और कहा कि सिवू हर बार उनके रास्ते में आ जाता है, अब उसे ऐसे छोड़ना नामुमकिन है। तभी दूर पर नॉक हुआ। सबॉर्डिनेट ने कहा कि उसके पास अर्जेंट न्यूज है। सेक्रेटरी बाहर जाने ही वाला था
कि वो खुद ऑफिस में घुस आया। उसने बताया कि हान ग्रुप के डायरेक्टर हान ग्वांगुक उनसे बात करना चाहते हैं। वो जुआन मुस्कुरा उठा। ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उधर सीवू घर से निकल चुका था। हरक्यूलिस के कांटेक्ट करने से पहले उसे सीओ फैमिली स्मिथी के सेमिनार के लिए तैयार होना था। तभी उसका फोन बजा। इतनी जल्दी कॉल आना अजीब था। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गया। एडोनिस। क्यों? क्या वो वीडियो की वजह से था? कॉल उठाते ही एडोनिस ने पूछा कि क्या वो मिस्टर सीवू है। सीवू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एडोनिस इतना अलग क्यों दिख रहा था? एडोनिस ने कहा कि हाँ, वो इंसान है, लेकिन वे बातचीत कर सकते हैं। सीवू उसकी सुंदरता से दंग रह गया। उसने खुद को संभालने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन ट्रांसेंडेंट ब्यूटी के सामने लिंग का फर्क ही खत्म हो जाता है। वो खुद से बार बार कहता रहा, मैं आदमी हूँ, एडोनिस भी आदमी है। थोड़ी देर मेडिटेशन के बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वह ट्रांसेंडेंट ब्यूटी के प्रभाव का विरोध कर रहा है। उसका जेंटलमैन्स हार्ट जोड़ 110.6% बढ़कर 38.31% हो गया। लेकिन जैसे ही उसने फिर उस चेहरे को देखा, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। अब सीवू को समझ आने लगा था कि गॉड्स उसके लिए इतनी जोरदार लड़ाइयां क्यों लड़ रहे थे। सीवू ने पूछा कि आखिर एडोनिस उससे क्या चाहता है जब उसने खुद उसे कांटेक्ट करने का फैसला किया। एडोनिस ने जवाब दिया कि असल में सबसे पहले एडोनिस ने झुककर सीवू का धन्यवाद किया। फिर उसने कहा कि उसे लॉर्ड हरक्यूल से सब कुछ पता चल गया है। एडोनिस सीवू का दिल से आभारी था, क्योंकि उसने उसे लेडी फानी और लेडी एफ्रोडाइट से बचा लिया था। सीवू ने सचमुच उसकी जान बचा ली थी। सीवू ने समझाया कि उसने तो बस कुछ शब्द कहे थे, असल में सब कुछ हरक्यूल्स ने ही किया था। आसपास से गुजर रहे लोग सीवू को हवा से बातें करते देख रहे थे और समझ रहे थे कि शायद ये कोई पागल आदमी है। एडोनिस ने कहा कि वो सच्चाई जानता है। वो भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं सकता था, और अगर वो भागता तो वे दोनों गॉडेसेस उससे बदला ले सकती थीं। ये सोचते ही एडोनिस की आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर सीवू ने जोर से कहा कि ये तो सच में अनबिलीवेबल है। एडोनिस ने माना कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सीवू का धन्यवाद कैसे करे, इसलिए उसने पूछा कि वो अपना कर्ज कैसे चुकाए। आखिरकार उसे सच में नहीं पता था कि वो क्या करे। पास से गुजरते एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस आदमी का चेहरा अजीब है। उसकी माँ ने उसे धीरे बोलने को कहा। एडोनिस ने कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीवू के काम आ सके। सीवू ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। आखिरकार उसके पास उसका चेहरा तो है। अगर एडोनिस एक गॉड ट्यूब चैनल बना ले तो वो तुरंत वायरल हो जाएगा। एडोनिस ने पूछा कि गॉड ट्यूब चैनल से उसका क्या मतलब है। एडोनिस ने माना कि उसे सच में कुछ भी करना नहीं आता। सीवू ने पूछा कि उसे ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट के बारे में क्या लगता है। अगर ब्यूटी नहीं तो एक्टिंग स्किल्स भी चल जाएंगी। एडोनिस की असाधारण सुंदरता पहले से ही उसका सबसे बड़ा टैलेंट थी। एडोनिस ने कहा कि वो एक्टिंग में ज्यादा अच्छा नहीं है। सीवू ने कहा कि तो अभी सीख लो। एडोनिस ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो कर सकता है। सीवू ने लॉर्ड एडोनिस से कहा कि वो इससे भी ज्यादा केपेबल है। इसके बाद सीवू ने क्यूरियोसिटी में पूछा कि क्या उसे पता है कि उसके डायमेंशन में कैसे आया जाता है। एडोनिस ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता और उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। लगता था कि इस गॉड को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सीवू ने मन ही मन कहा कि जरूर कोई तरीका होगा। थोड़ा सोचने के बाद एडोनिस ने अपना हाथ सीने पर रखा और कहा कि अगर ये रास्ता सच में मौजूद है तो मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। एडोनिस ने वादा किया कि वो सीवू के डायमेंशन तक पहुंचने का रास्ता खोजेगा। एडोनिस की सच्चाई देखकर सीवू को ऐसा लगा जैसे क्यूपिड ने उसके दिल में तीर मार दिया हो। सीवू ने फोन जेब में डाला और जोर से चिल्ला दिया, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। बस में मौजूद हर इंसान को उसी पल लगा कि कोई पागल आदमी चढ़ाया है। तभी सीवू को याद आया कि वो यहाँ अकेला है जो गॉड ट्यूब देख सकता है। पैसेंजर्स की फुसफुसाहट सुनकर सीवू समझ गया कि अब तो वो पूरी तरह फंस चुका है। सीवू को जो हुआ उससे उबर पाना मुश्किल था। ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि गॉड ट्यूब सिर्फ वही देख सकता था और उसने बस के बीच में चिल्ला दिया, तुम बहुत सुंदर हो। ये एक लेजेंडरी क्रिंज मोमेंट था। लेकिन अगर एडोनिस अपनी शक्ल लेकर गॉड ट्यूब में आ गया तो अनगिनत गॉडेसेस उसके आसपास जमा हो जाएंगी और उनकी गॉसिप से अक्सर अनएक्सपेक्टेड जानकारी निकल आती है। क्लियोपैट्रा को जरूर कुछ पता था, शायद यही वजह थी। क्या एडोनिस इसे ढूंढ पाएगा? अचानक सीवू का फोन फिर से बजा। इस बार कॉल लॉर्ड हेफेस्टस की थी, जिसे हरक्यूलिस ने बुलाया था। सीवू अभी सीओ फैमिली स्मिथी पहुंचा भी नहीं था, और अगर वो सड़क पर ही कॉल उठाता तो फिर से किसी अजीब आदमी जैसा लगता। इसलिए सीवू ने पास के एक कैफे में थोड़ा रुकने का फैसला किया। सीवू ने लॉर्ड हेफेस्टस का स्वागत किया। हेफेस्टस ने पहली बार सीवू को देखा, जिसके बारे में हरक्यूलिस लगातार बातें कर रहा था। हेफेस्टस ने कहा कि हरक्यूलिस किसी एक इंसान की बातें करना बंद ही नहीं कर रहा। सीवू ने माना कि वो वही इंसान है। हेफेस्टस का चेहरा देखकर सीवू को लगा कि या तो वो बदसूरत है या फिर एडोनिस से बात करने के बाद उसकी ब्यूटी सेंस बदल गई है। हरक्यूलिस की बात पकड़ते हुए हेफेस्टस ने कहा कि उसे हरक्यूलिस से सब कुछ पता चल गया है और सीवू की वजह से उसे अपनी पत्नी के अफेयर्स के बारे में भी पता चला। हेफेस्टस ने कहा कि वो सच में आभारी है। सीवू ने याद आया कि ये दोनों ज्यूस के बेटे हैं
और उन्हें देखकर साफ था कि वे बहुत क्लोज हैं। हर्क्यूल्स हंसते हुए बोला कि अब उसकी पत्नी उसे धोखा नहीं दे पाएगी। आभार स्वरूप उसने सीवू को अपनी सीक्रेट टेक्निक दी। हेफेस्टस ने पूछा कि क्या ये सच है कि सीवू ने उसकी क्राफ्ट्समैनशिप सीख ली है। सीवू ने कहा कि एक तरह से हाँ। हेफेस्टस ने माना कि इस पर यकीन करना मुश्किल है और पूछा कि क्या वो अपना बनाया हुआ इक्विपमेंट दिखा सकता है। सीवू ने कहा कि जरूर। उसने एक छोटा बैग निकाला। सबके शौक के लिए वो बैग कोई साधारण बैग नहीं था, बल्कि सब स्पेस बैग था। उसमें से सीवू ने ग्लव्स निकाले। हेफेस्टस चौंक कर बोला, क्या सब स्पेस इक्विपमेंट सच में मौजूद है? ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। सीवू खुद भी हैरान था कि हेफेस्टस इस चीज से इतना शॉक्ड है। हेफेस्टस ने कहा कि ऐसी चीज SS रैंक डिवाइन मेटलर्जी की लिमिट से भी ऊपर होनी चाहिए। फिर उसने सीवू के हाथों में मौजूद ग्लव्स को देखा और पूछा कि इनका मतलब क्या है। आखिरकार वे ओरिचल्कम गॉन्टलेट्स थे। सीवू हैरान था कि हेफेस्टस ने एक नज़र में ही ये पहचान लिया। हेफेस्टस को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान ने ओरिचल्कम से इक्विपमेंट बना लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि ये ग्लव्स ईगो इक्विपमेंट थे। हर्क्यूल्स ने पूछा कि सीवू ने ये कैसे किया और उसका सीक्रेट क्या है। उसने सीवू से सिखाने को कहा। सीवू ने लॉर्ड हेफेस्टस को समझाया कि उसने सिर्फ मेटलर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लेडी आइसिस की पावर भी इस्तेमाल की। तो ये आइसिस की शक्ति थी। हेफेस्टस ने पूछा कि क्या सीवू को सच में लगता है कि इससे उसकी क्राफ्ट्समैनशिप और आगे बढ़ सकती है। पावर पर पावर जोड़ने से और भी बड़ी पावर पैदा होती है। ऐसा इक्विपमेंट जो उसके अब तक के हर क्रिएशन से आगे निकल जाए। हेफेस्टस ने गंभीर स्वर में कहा कि उसे ये अपनी आंखों से देखना होगा। वो सीवू के कान के पास उड़कर आया और वादा किया कि वह उसे अपनी पूरी नॉलेज सौंप देगा। Transcendent metallurgy. ये सुनकर सीवू चौंक गया और पूछा, ये ट्रांसेंडेंट मेटलर्जी क्या होती है? हेफेस्टस ने जवाब दिया कि ये उसकी मेटलर्जी की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये सिर्फ इक्विपमेंट बनाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का एक साथ फ्यूजन है। इसे किसी हद तक मैजिक इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। इसी वजह से ये जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये जादू नहीं है। आखिरकार सबसे एडवांस्ड साइंस और मैजिक में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस सीक्रेट टेक्निक का कोर दुनिया के नियमों को डिस्टॉर्ट करता है और उनका इस्तेमाल करता है, और वो भी सिर्फ एक मकसद के लिए, डिवाइन मेटलर्जी से अलग ट्रांसेंडेंट मेटलर्जी हासिल करने के लिए। सीवू के पास दुनिया के नियमों को मैनिपुलेट करने का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो अब सिर्फ नियमों का पालन करने के स्तर से आगे निकल चुका है। सीवू अब उन नियमों को बदल भी सकता है। खुद की तरफ इशारा करते हुए सीवू ने पूछा, मैं? हेफेस्टस ने उसे आइसिस की रियलिटी मैनिपुलेशन की याद दिलाई। इसी वजह से अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है मसल्स। ये कहते हुए हर्क्यूल्स ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए, लेकिन उसी पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सीवू ने जल्दी से कॉल एंड कर दी। हान ग्रुप हेडक्वार्टर्स में हान मिना ने हान चेरिन की तारीफ की और उसके काम की सराहना की। हान चेरिन ने कहा कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में उसने कुछ खास किया ही नहीं। हान मिना ने कहा कि SH की डायरेक्टर होने के नाते, ना कि हंटर के, ये पहला मौका था जब हान चेरिन ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया। फिर उसने पूछा कि इतना बड़ा माउटाओ वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी अगर वो कहे कि उसने कुछ नहीं किया, तो क्या ये अजीब नहीं है? हान चेरिन ने याद दिलाया कि मिस्टर सीवू की मदद के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पॉसिबल ही नहीं था। इसी बात पर हान मिना ने अपनी भतीजी से एक सवाल पूछने का फैसला किया। उसने पूछा, तुम सीवू के बारे में क्या सोचती हो? ये सुनते ही हान चेरिन का चेहरा गर्म हो गया। हान चेरिन ने जवाब दिया कि सीवू एक अच्छा इंसान है। हान मिना ने पूछा, बस अच्छा? फिर उसने हान चेरिन से कहा, और कुछ नहीं? उसने आगे कहा कि हान चेरिन पूरा दिन सीवू के बारे में सोचती रहती है। उसे देखते ही दिल तेज धड़कने लगता है। जब वो पास नहीं होता तो उसकी याद आती है, और जब वो साथ होता है तो और ज्यादा पास जाना मन करता है। हान चेरिन ने स्वीकार किया कि वो सच में पूरे दिन मिस्टर सीवू के बारे में सोचती है। हान मिना ने पूछा, सच में? हान चेरिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। वो ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए हर दिन सीवू से कंपटीशन करती है। हान मिना को ये सब नॉनसेंस लगा। उसने कहा कि हान चेरिन इसे इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि वो कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं। हान मिना ने समझाया कि दुनिया की आधी आबादी पुरुषों की है, लेकिन अच्छे पुरुष बहुत कम होते हैं, और अगर हान चेरिन उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है तो उसकी आंट उसे तरीका बताएगी। हान चेरिन ने पूछा, कैसे? हान मिना ने तुरंत जवाब दिया, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर करो। हान चेरिन ने दोहराया, रिस्पॉन्सिबिलिटी? हान मिना ने कहा, हाँ बिल्कुल वही, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। हान चेरिन ने धीमे से दोहराया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अचानक हान चेरिन का फोन बीप हुआ। सोचते हुए कि मैसेज किसका है, उसने फोन निकाला। मैसेज सीवू का था। सीवू ने पूछा था कि क्या वे सीओ फैमिली स्मिथी में मिल सकते हैं। हान चेरिन तुरंत उठ खड़ी हुई और अपनी आंट से कहा कि उसे अब निकलना होगा। जाते हुए उसने कहा कि वे फिर मिलेंगे। हान मिना ने पूछा, सीवू की वजह से? और फिर याद दिलाया, अगर वही है तो मेरी बात याद रखना।
उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर करना। सीओ फैमिली स्मृति में फौज में घुसते ही हान चेरिन ने इंट्रूजन के लिए माफी मांगी। सीवू ने कहा कि वो बिल्कुल सही समय पर आई है। सीवू की हालत देखकर चेरिन ने पूछा कि क्या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। सीवू ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, वो बस इक्विपमेंट के ढेर के सामने बैठा था और थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था। सीवू ने अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी क्योंकि हो सकता है वो बिजी रही हो। हान चेरिन मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं, उसने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा काम खत्म किया था, इसलिए वो फ्री थी। फिर उसने पूछा, लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों? थोड़ा नर्वस होकर सीवू ने कहा कि बात यह है कि माओटाओ कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली कमीशन को लेकर। उसने पूछा कि क्या उसे एडवांस पेमेंट मिल सकती है। हान चेरिन ये सुनकर हैरान रह गई। सीवू ने साफ किया कि वो पूरी रकम नहीं मांग रहा, बस उसका एक हिस्सा। हान चेरिन ने पूछा, कितना? सीवू ने झिझकते हुए कहा, 120 बिलियन वन। इतनी बड़ी रकम सुनकर हान चेरिन चौंक गई। उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वजह क्या है? आखिर मंथली ट्यूशन 20 बिलियन है और इक्विपमेंट से इनकम भी है। हान चेरिन ने कहा कि सीवू पहले से ही ऐसी लग्जरियस लाइफ जी रहा है जिससे कई लोग जलेंगे। सवाल टालते हुए सीवू ने कहा कि बात यह है। हान चेरिन ने फिर पूछा, तुम इतना स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो? सीवू ने माना कि ये सवाल बहुत मुश्किल है। वो ये नहीं कह सकता था कि वजह गॉड ट्यूब सब्सक्रिप्शंस हैं। उसने कहा कि वो इसे शब्दों में समझा नहीं पा रहा। सीवू ने सोचा कि उसे थोड़ा समय चाहिए। फिर उसने सुझाव दिया कि वे दोनों टहलने चलें। कुछ समय बाद सीवू के घर पर सीवू ने चेरिन को अंदर आने को कहा। घर पहुंचते ही उसने सीओ को बताया कि वो घर आ गया है। हान चेरिन ने इंट्रूजन के लिए माफी मांगी। सीओ अपने भाई को देखकर खुश हो गई और फेनरीर भी वहीं था। सीवू ने कहा कि उसे हान चेरिन से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं। उसने सीओ से कहा कि दरवाजे पर खड़ी न रहे और अंदर आए। सीवू ने पूछा कि क्या उसने डिनर किया है। सीओ ने कहा कि नहीं और पूछा कि क्या वो कुछ लाया है। सीवू ने बैग खोला और संडे निकाला। संडे देखकर सीओ की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, ये अयून की माँ की शॉप वाला संडे तो नहीं? सीवू ने कहा, हाँ वही है। फेनरीर ने पास में भौंका। सीवू ने कहा कि वो उसे भूला नहीं है। उसने डीमन वुल्फ के बोल में भरपूर खाना डाल दिया। सीओ ने अपने भाई से भी खाने को कहा। ये सब देखकर हान चेरिन को सब कुछ बहुत हार्मोनियस लगा। एक परफेक्ट फैमिली सीन। उसे अपने पिता की याद आ गई। वो हमेशा देर रात घर आते थे, लेकिन कभी कभी जब वो जल्दी आते तो ढेर सारे डम्पलिंग्स लेकर आते। वो मुस्कुराकर कहते, हान चेरिन, तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा डम्पलिंग्स खाने हैं। ट्रिलियन वन के बिजनेस से भी ज्यादा वो 20,000 वन के डम्पलिंग्स उन्हें ज्यादा खुश करते थे। तब हान चेरिन को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज ये यादें अचानक क्यों लौट आईं? छोटी छोटी चीजों में खुशी, एक सिंपल लाइफ को प्रोटेक्ट करना, क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हान चेरिन अचानक सीवू की तरफ मुड़ी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगी। सीवू ने पूछा, सच में? हान चेरिन ने कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और शांत आवाज में कहा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे। इसके बाद ये बात सुनकर फेनरीर समेत वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सिर्फ हान चेरिन ही पूरी तरह नहीं समझ पाई कि आखिर हो क्या रहा है। सीवू ने पूछा कि वो अचानक ऐसी बात क्यों कर रही है। सीओ ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, तुम ये तो नहीं कह रहे था तुम और चेरिन? सीवू ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो उनके सवालों का कोई जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। सेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स पर एक बार फिर हेडलाइंस में खबर छपी कि सीवू की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि वो आ चुका है। हान ग्वांगुक ने कहा कि गेस्ट को अंदर भेज दिया जाए। ऑफिस में दाखिल होते ही जांग वे ने पूछा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। हान ग्वांगुक ने मान लिया कि इतनी लंबी यात्रा के बाद जांग वे थक गया होगा और उसे बैठने का इशारा किया। हान ग्वांगुक ने कहा कि उसे पहले ही पता चल चुका है कि माओटाओ ने एसएच हंटर्स गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हान ग्वांगुक ने पूछा कि उससे किया गया वादा फिर क्या हुआ। जांग वे ने कहा कि उसे अफसोस है, लेकिन वो ग्रेट फाउंडर के डिसेंडेंट पर बोझ नहीं डाल सकता। इसके अलावा ऐसा करना गलत भी होगा। हान ग्वांगुक ने पूछा, तो फिर क्या? जांग वे ने तो उसे अपना वर्ड दिया था। जांग वे ने कहा कि माफी के तौर पर माओटाओ की कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है और इसका फायदा सिर्फ एसएच ग्रुप को मिला है। हान ग्वांगुक ने अखबार पटकते हुए कहा कि उसे ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि वो एसएच ग्रुप के प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा। हान ग्वांगुक ने जांग वे से कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट करने को कहा। जांग वे ने पूछा कि क्या वो इस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। जो भी हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। हान ग्वांगुक ने कहा कि कोरिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कहते हुए उसने सबूतों की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि माओटाओ के कई बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉबिंग और करप्शन के जरिए पूरे किए गए हैं। हान ग्वांगुक ने टेबल पर फोटोज फेंकते हुए कहा कि जांग वे ने अपनी पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके डील को आसान बनाया। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की फेयरनेस पूरी तरह क्वेश्चनेबल है और पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल होने के खतरे में है। हान ग्वांगुक ने कहा कि यह खबर कल सुबह अखबारों के फ्रंट पेज पर होगी, लेकिन जांग वे सीवू को बिट्रे करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि क्यू डिविएशन के दौरान उसी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद जांग वे ने हान ग्वांगुक से पूछा
क्या तुम्हें मेरे और सीवू के बीच का फर्क पता है? हान ग्वांगुक लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, जबकि सीवू उन्हें अपना एलाई बना लेता है। जांग वे ने सीधे हान ग्वांगुक की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। जांग वे की छोड़ी हुई एनर्जी से रूम के कई सामान उलट पलट हो गए और हान ग्वांगुक ने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथों से खुद को ढक लिया। जांग वे ने कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो हालात इतने आसान नहीं होंगे। ये कहते ही वो ऑफिस से निकल गया और दरवाजा जोर से पटक दिया। जांग वे के जाने के बाद हान ग्वांगुक ने लंबी सांस ली और कहा, हालात खराब हैं। तुरंत सेक्रेटरी ऑफिस में दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या डायरेक्टर ठीक हैं। उसने कहा कि उसे यहाँ से बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी। हान ग्वांगुक ने बिना कोई इमोशन दिखाए कहा, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा जरूरी ये है कि पैंडेमोनियम का क्या स्टेटस है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हान ग्वांगुक ने उसे पैंडेमोनियम से फिर से कांटेक्ट करने का आदेश दिया। हान ग्वांगुक अंदर ही अंदर उबल रहा था। अब ये सिंपल बातचीत नहीं रही थी। वे चाहते थे कि पैंडेमोनियम उसी नाव में सवार हो जाए। सीवू सोच भी नहीं सकता था कि हान चेरिन ने अपनी आंट से ऐसी बातें सुनी होंगी। यही वजह थी कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही थी। हान चेरिन के शब्द सीवू के दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। वे शब्द सीधे उसके दिल पर लगे थे। सीवू को मैसेज नोटिफिकेशन सुनाई दी। उसने फोन खोला और देखा 120 बिलियन वन। इतनी जल्दी? उसे लगा था कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उसने सोचा, ये लोग आखिर कितने अमीर हैं। तभी लॉर्ड हर्क्यूलीज का कॉल आ गया और उसके सारे थॉट्स टूट गए। कॉल उठाते ही हर्क्यूलीज ने ऐलान किया, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सीवू ने पूछा कि क्या उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। हर्क्यूल्स ने आंख मारते हुए कहा, बिल्कुल। सबसे पहले उसने नए चैनल्स रिसर्च किए और सारी जानकारी ले आया। पैसा आता जाता रहता है और हाल ही में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। सीवू ने पूछा कि वे कौन से चैनल्स हैं। हर्क्यूल्स ने कहा कि आखिर में 2 चैनल्स हैं जिन्हें सीवू को सब्सक्राइब करना चाहिए। पहला, थॉर का चैनल। सीवू ने कंफर्म किया, क्या वही थॉर, नॉर्स मिथोलॉजी वाला? हर्क्यूल्स ने कहा कि उसकी मदद से सीवू अपनी पावर को लाइटनिंग के साथ कंबाइन कर पाएगा। ये सुनते ही सीवू एक्साइटेड हो गया और पूछा, कौन सी पावर्स? हर्क्यूलीज ने जवाब दिया कि हर्मीज की सुपर स्पीड और थॉर की लाइटनिंग को कंबाइन करके वो लाइटनिंग स्पीड तक पहुंच सकता है। सीवू ने पूछा, क्या ये सच में पॉसिबल है? हर्क्यूलीज ने कहा, शायद। सीवू ने पूछा कि दूसरा गॉड कौन होगा? हर्क्यूलीज ने कहा, एज्योर ड्रैगन चैनल। उसकी पावर डिसेंडिंग ड्रैगन स्ट्राइक के लिए परफेक्ट होगी। सीवू ने माना कि ये पूरी तरह मैडनेस है। उसने पूछा कि क्या वो सीधे सब्सक्राइब कर सकता है। हर्क्यूल्स ने कहा कि अगर कर सकता है तो अभी कर ले। सीवू ने पहले थॉर के चैनल को 16 बिलियन वन में सब्सक्राइब किया। इसके साथ ही उसे मिला SS प्लस रैंक लाइटनिंग कमांड ट्रेट। फिर उसने एज्योर ड्रैगन चैनल को 32 बिलियन वन में सब्सक्राइब किया। इसके बदले उसे मिला SS रैंक डीमन ड्रैगन सोल ट्रेट। इस तरह सिर्फ 2 सेकंड्स में 480 बिलियन वन गायब हो गए। हान ग्रुप हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर हान ग्वांगुक अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि कोई उसकी डेस्क पर बैठा हुआ है। उस अजनबी ने पूछा, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आप हान ग्वांगुक हैं?